अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली और उससे होने वाली तबाही पर, और ख़ास तौर पे मोर इम्पॉर्टेंटली कि इन हालात में क्या ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं जिनसे इंसानी जान और माल को महफूज बनाया जा सके। अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों तक जो डिस्कशन हो रही थी क्लाइमेट चेंज पे, वो कॉन्फ्रेंसेस में होती थी, किताबों में या रिसर्च पेपर तक महदूद थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमली तौर पे जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हैं, जो तबाही है, वो किस हद तक पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रही हो। ये कितना बड़ा चैलेंज है। सिर्फ इस साल जो मानसून में बारिश हुई, सैलाब आए, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स हुए, उससे पाकिस्तान में 771 अमवात हुई हैं। और अगर हम जाएं थोड़ा सा पीछे, 2022 में जब पूरे मुल्क में बड़ा सैलाब आया था, 1985 अमवात हुई थी, और हुकूमत के मुताबिक जो नुकसानात हुए थे पाकिस्तान को, उसका हजम $30 बिलियन का था। और इसीलिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2022 ये कहता है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। और अब चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए कि अगर सिचुएशन तब्दील ना हुई, हमने वक्त पर इकदाम ना लिए, इस खतरे से निपटा नहीं, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 तक पाकिस्तान को जो GDP लॉस है वो 18 से 20% का होगा। यानी हमें फौरी तौर पे इकदाम लेने की ज़रूरत है। तो आज पूरे इस प्रोग्राम में हम दो सवालात पर फोकस करेंगे। हमारा पहला सवाल ये है कि मुल्क को यकीनन ग्लोबल वार्मिंग से मौसमियाती तब्दीली का सामना तो है, लेकिन क्या हमारी नाकिस गवर्नेंस, जंगलात का बेहंगम कटाव और बगैर मनसूबाबंदी और नाजायज़ तामीरात ने इस मसले को मज़ीद संगीन कर दिया है। और आज इस प्रोग्राम में हमारा दूसरा सवाल है, वो ये होगा कि जंगलात कट चुके हैं, शहर बन चुके हैं, अब वो क्या अमली इकदाम हैं जो बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही से हमें बचा सकते हैं, यानी कि इसका हल क्या है। आज हमारे साथ पैनल पे इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कराची से मेयर कराची के मुर्तज़ा वहाब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब जो कि KP को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे एडवाइज़र हैं फॉर फाइनेंस, लेकिन कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। हमें अली तौकीर शेख साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर नौशीन हफीज़ साहिबा जो कि माहिर हैं शहरी मनसूबाबंदी की। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब जो कि आबी वसाइल के माहिर हैं। हमें डॉक्टर इमरान अहमद साहब कराची से ज्वाइन करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। यकीनन ग्लोबल वार्मिंग से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं वो एक बड़ा मसला है, लेकिन हमारी बुरी प्लानिंग, बुरी गवर्नेंस, जिसमें मैंने जैसे कहा डिफॉरेस्टेशन एक मसला है, नाजायज़ तजावुजात ये एक मसला है, ये इस प्रॉब्लम को कितना संगीन बना देता है पाकिस्तान के लिए? शहजाद साहब, तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो दोगलापन चल रहा है, और अगर इस दोगलापन के लिए पाकिस्तान ने नहीं, पूरे साउथ ने आवाज़ अगर नहीं उठाई तो फिर ये तबाहियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं इसी तरह चलती रहेंगी। पूरी दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो तकरीबन 45 से 47% कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पैदा करते हैं, यानी तकनीकी चीज़ों को छोड़ें, दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसमें दो ममालिक जो हैं वो 45 से 47% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से एक मुल्क ने तो छुट्टी करवा दी पूरी दुनिया की और उन्होंने बोला भाग जाओ, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है क्लाइमेट की किसी भी चीज़ से। जी, अमेरिका। दुनिया के जो 8 बड़े ममालिक हैं वो तकरीबन 65 से 70% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और ग्लेशियर फट रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप जरा हैरान कुन और जरा हिपोक्रेसी दुनिया की देखें कि वो 7 या 8 ममालिक जो दुनिया का 70% कार्बन इमिट कर रहे हैं, वही 7-8 ममालिक दुनिया का 85% जो ग्रीन फाइनेंसिंग का पैसा है उसे ले रहे हैं। कमाल नहीं है? यानी पैकमैन की तरह कुछ मुल्क जो हैं वो दुनिया का क्लाइमेट खा रहे हैं, और जो मुल्क उनके क्लाइमेट को खाने की वजह से तबाह हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए 15% है, और उन 8 ममालिक के लिए जो क्लाइमेट को खा रहे हैं, दुनिया की बर्बादी कर रहे हैं, उनके लिए 85% फाइनेंसिंग है। तो सबसे पहला मसला तो यह है कि हम यहां से जाते हैं, हमें वो टिकट दे के बुलाते हैं, होटलों में रखते हैं, हम इसी में बड़े खुश हैं। हम बड़े खुश हैं, हमें कॉप में बुला लिया, हमें यूनेप में बुला लिया, हमें UNDEFA में बुला लिया, हम यहां से सूट पहन के चले गए, वहां पे सिफर रिप्रेजेंटेशन होती है, सिफर रिप्रेजेंटेशन। और वो मामलात
जो शोर और गुगा गुल गुपाड़ा जो आप यहां पे जियो पे मचा रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वे कर दिया, पाकिस्तान ने नया फंड बना दिया, कभी को प्रोग्राम करके मुझसे पूछें कि वो जो फंड बनाए हैं उनमें से आज तक पाकिस्तान को कितने पैसे मिले हैं जी। कितना शोर आपने कितना हुआ कि कॉप में पाकिस्तान ने एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है पाकिस्तान की लीडरशिप में बन गया। पिछले साल तक उसमें $70 मिलियन था जिसमें से सिफर पाकिस्तान को मिला। सिफर से भी कम कुछ हो सकता है। और अब जो है कमिटमेंट 300-350 मिलियन डॉलर की हुई है, उसमें से भी अभी तक माने हमें कितना मिला है? सिफर। अच्छा। अभी मैं आपको फंड बाय फंड इसकी तफसील दे सकता हूं कि पाकिस्तान को ये तमाम तबाही जो आपको नजर आ रही है, जिसकी जिम्मेदारी उन 8 मुमालिक पे है जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसमें से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो जवाब है सिफर टका। अब चलें इस बात को, हिपोक्रेसी की बात को छोड़ देते हैं। अभी इसकी तफसील आप जितना चाहेंगे, जिस फंड की बात करना चाहेंगे, जिस प्रोजेक्ट की बात करना चाहेंगे, मैं आपसे करूंगा। मैं करना चाहता हूं ये बात, डॉक्टर साहब मैं दुनिया के और पाकिस्तान के सामने लाना चाहता हूं कि ये बड़े बड़े नाम जो हैं, उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी असल हकीकत क्या है। अभी मैंने प्रोजेक्ट्स पे बात नहीं शुरू की, अभी तो मैंने सिर्फ फाइनेंशियल ड्रॉडाउन पे बात की है। क्योंकि ऑब्वियसली एज अ फेडरल मिनिस्टर इन चीजों को आप देखते भी रहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमें बता दिया कि क्या सिचुएशन है और दुनिया की हिपोक्रेसी क्या है। अब मैं चाहता हूं कि हम सवाल पर आ जाए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिनेरियो है, जो तबाही हो रही है, उसमें ऑब्वियसली एज आई सेड क्लाइमेट चेंज का तो एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारी अपनी गलती कितनी है और हमारी मिस गवर्नेंस की वजह से क्या इसकी जो संगीनियत है, इससे जो तबाहकारी है, वो क्या बहुत ज्यादा हो रही है? जी, दुनिया का दोगलापन जो है ना सर, वो तो है बेइंतहा, और हमारी जो अपनी जाती जिम्मेदारी और तबाही की जिम्मेदारी है वो उससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा होगी। यानी हैरत की बात है, मुझे वजीर आजम ने हुक्म दिया कि आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं। अब ये तबाही से पहले मैं गया हूं वहां पर जी। और 48 घंटे के अंदर मैंने 750 किलोमीटर वहां पे गाड़ी चलाई सर। 45 नहीं, 48 में के बाद तो मैंने वजीर आजम को दी ब्रीफिंग, और उसके बाद आप मान लें कि 10-12 घंटे मैं और था। तो 750 किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान में मैंने ट्रेवल किया, और 25 किलोमीटर मैंने ट्रैक किया ग्लेशियर्स की बेसिस के ऊपर, देखने के लिए कि इन्होंने जो वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए थे वो लग गए हैं या नहीं लगे हैं। जब मैं उन रास्तों से गुजरा और मैंने तबाही देखी, तो मुझे पता यह चला कि भाई ये तो तबाही के रास्ते के अंदर जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं और जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सियासी तौर पे भी और ब्यूरोक्रेटिकली भी कनेक्टेड लोग हैं, उन सब ने होटल बना रखे हैं। किसी ने होटल बना रखा है, किसी ने रिजॉर्ट बना रखा है, और वो पानी के रास्ते में है। और 80,000 रुपया रात, एक रात का किराया लेने के लिए सीजन में, ये जो उनके बाले होते हैं या गार्डर होते हैं सरिये के, जब वो सैलाब आके इन होटलों को गिराता है तो वो मिसाइल बन जाते हैं उन कच्ची आबादियों के लिए जहां पे जाके वो लगते हैं। तो जब ग्लेशियर से, चाहे ग्लेशियर मेल्टिंग हो, उसका फर्क अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ग्लेशियर मेल्टिंग से सैलाब का क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है और ग्लॉफ क्या है, इस सब बात को छोड़ दें। जब पानी तबाही करने के लिए आता है तो उसके रास्ते में पानी को परवाह नहीं कि किस अमीर आदमी का, किस ताकतवर आदमी का होटल है। वो वहां से बोल्डर, आपके इस कमरे जितने बड़े बोल्डर हुए तिनकों की तरह उड़ते आते हैं नीचे कच्ची आबादियों की तरफ, और उनके रास्ते में जो होटल हैं वो मिसाइल बन जाते हैं, और जो आबादियां बना रखी हैं वो सब मिसाइल बन जाती हैं, और वो नीचे जाने वाली कच्ची बस्तियां गरीब लोगों के मकानों को ऐसे उड़ाती हैं जैसे, यानी कमाल है इस मुल्क के यानी ताकतवर लोगों का जो तरीकाकार है कि ये एनओसी किसने दिए। जो मनाजिर हैं बड़े खौफनाक है। इनफैक्ट सवात में हमने देखा था 2022 में जो रिवर के बिल्कुल करीब होटल्स वगैरह थे वो तबाह हुए, उन्हीं जगह दोबारा तामीरात भी हो गई। मैं जरा चाहूंगा कि अली साहब आपको भी इसमें इंक्लूड करें। अब सवाल ये, शहजाद साहब मैं माफी चाहता हूं, सवाल ये उठता है कि ये एनओसी देने वाले लोग कौन है? हम ही है ना जी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वजीर हूं, कई लोग हैं यहाँ पे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, कई लोग हैं जो इस मामले को कब से देख रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो जंगलात को काटते हैं। वाहिद चीज जो पानी के आड़े आती है, या बड़े बड़े बोल्डर या छोटे बोल्डर जब आ रहे होते हैं, तो वाहिद चीज जो उन्हें रोक सकती है वो जंगल है ना भाई। बिल्कुल। तो जब जंगल की आप कटाई कर देंगे
और काट के उनके लॉग्स जो हैं उनको साइड पे रख देंगे, तो जब तबाही आती है तो वो कटे हुए लॉग्स जो हैं 30-30 फुट के, वो भी उसी तरह आते हैं जैसे गिरते हुए होटलों की कंक्रीट आती है। इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएं। अली साहब, ये जो नंबर्स है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के, उसके मुताबिक पिछले 30 सालों में पाकिस्तान का जो कवर्ड एरिया है फॉरेस्ट का, वो 18% से कम हुआ है, यानी कि तकरीबन 7 लाख हेक्टर्स। हम चाहे बात कर ले कि हम जंगलात को वापस बना रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन एरिया कम हो रहा है। और ना सिर्फ ये मौसम पे फर्क डालता है, बल्कि जैसे अभी कहा लैंडस्लाइडिंग हो, फ्लैश फ्लड्स आए, उसको रोकने में भी ये हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, लेकिन हम इसकी तबाही कर रहे हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली हमने दरख्त को एज टिम्बर देखा, एज वुड देखा, हमने उसको एज कार्बन सिंक नहीं देखा। हमने उसकी वैल्यू ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट होता है उसकी रिचार्जिंग के लिए नहीं देखी। हमने ये नहीं देखा कि सॉइल को वैसे स्टेबलाइज कैसे करता है। जो बोल्डर्स आपको बुनेर में नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि ऊपर ब्लास्टिंग के साथ माइनिंग होती है। जब माइनिंग होती है अपनी मर्ज़ी का मार्बल या ग्रेनाइट निकाल के ले जाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है, और बाकी रॉ बड़े बड़े बोल्डर्स को वहाँ पे छोड़ जाते हैं। जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है, टोरेंशियल रेन या क्लाउड बर्स्ट, तो वो तिनकों की तरह आते हैं। मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा, कोई रेगुलेशन नहीं है। हम अपनी डिफॉरेस्टिंग में जैसे लकड़ी की जरूरत तो हो सकती है, देखिए लोग कहेंगे कि सर्दियों में हम क्या करें, हमारे पास गैस तो नहीं है, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है, लॉज बनाने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ। मगर अगर आपने कंट्रोल करना हो तो आप सेक्शन 144 के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप पहले अपनी नीयत तो बतलाएं ना। नीयत में मलिक साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, एलीट हाईजैक बहुत ज़्यादा है, पूरी पावर पे उसने कैप्चर किया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोर कमांडर, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाते जब तक आप स्टेट लेवल का वो डिसीजन ना करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि दरिया के किनारों के ऊपर या वाटर बॉडी के किनारों के ऊपर कितने फुट तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कहते हैं कि 200 फुट तक नहीं हो सकती। मुझे बतला दीजिए किस लॉ में है। सिंध में और होगा, पंजाब में कुछ और होगा, केपी में कुछ और होगा। हालांकि हिली एरियाज़ के लिए रिक्वायरमेंट कुछ और है, फ्लैट एरिया के लिए कुछ। सवात में जो 40% घर तबाह हुए थे 2022 में, वो 50 मीटर के इर्द गिर्द के एरियाज में थे, रिवर बेड के। अब देखिए ना, तो हमारी गवर्नेंस की जो फेलियर है उसका कोई क्या कहते हैं, उसका काउंटर आर्गूमेंट कोई नहीं है। अब उसकी दो एक वजूहात हैं, वो ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर फेल हो गया या चीफ मिनिस्टर को फेल हो गया जी। बात यह है कि जब आप टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपके सारे फैसले जो हैं वो प्रोविंशियल कैपिटल में या फेडरल कैपिटल में होंगे, तो ये बॉटम अप डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। जब बॉटम अप डिसीजन होगी, जब वहाँ पे किसी तहसील में या किसी डिस्ट्रिक्ट में लोग कोई रिसोर्सेज की एलोकेशन करेंगे या अपना बजट बनाएंगे, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं होने देना, कोई घर नहीं बनने देने। सारी वजह ये शावर से बैठ के बुनेर के मसाइल नहीं हल हो सकते। तो जो टॉप डाउन हमारी डिसीजन मेकिंग है उसके साथ एलिनेशन बहुत ज़्यादा है। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनकी एक रिवेंजफुल रिलेशनशिप हो गई है नेचर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। वो कहते हैं हर कोई लूट रहा है तो मैं भी काट के ले जाता हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को टर्न अराउंड करना ज़रूरी है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल परसों कहा है ना कि जी अनफॉर्चुनेटली हमने कोई लेसन ड्रॉ नहीं किया जी, तो मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें। कि लेसन ये है कि आप टॉप डाउन को छोड़ के ज़रा नीचे से देखने की कोशिश करें कि ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं। वाई इज़ दैट कम्युनिटी इज़ आइसोलेटेड फ्राम नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्यों है कि सारी शामलाट्स को हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं हर प्रोविंस में। ये जो शामलाट होती हैं, जो कम्युनल लैंड्स होती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी का हब होता है, वो फॉरेस्ट्री का हब होता है, वो आपकी नेचर को प्रोटेक्ट करता है, वो आपकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को क्लीन एयर देता है। अगर हम उसी के साथ एक एडवर्सरी रिलेशनशिप बना लें जो पिछले 3 डेकेड में बहुत स्ट्रांगली बन गई है, तो वो बहुत ज़्यादा हम हेल्पफुल काम नहीं कर रहे होंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि कराची में भी अभी जो बारिशें हुई उसमें हमने देखा कि पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लोगों का नुकसान भी हुआ, और इसके बाद आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया को आपने एड्रेस किया और आपने बताया कि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। उससे ज़्यादा होगी तो फिर ऑब्वियसली वक्त लेंगे, नाले आप साफ़ भी कर दें, जब तक पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा उसमें नालों में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। अब कराची बड़ा शहर है, 2-2.5-3 करोड़ की आबादी है उसकी, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी इतनी हो चुकी है। मेरी कल आपसे बात हुई थी और आपने मुझे कुछ मिसालें भी दी थी। अब ज़रा बताइएगा कि इतना बड़ा अगर शहर है और उसमें मैसिव कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताते हैं कि नाले जो है उस पर भी कंस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं।
क्या किया जा सकता है और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर ये ना होता तो क्या इतना ज्यादा इंपैक्ट ना होता बारिशों का? फिर मैं टू दिस एक्सटेंड मैं डॉक्टर मुसद्दिक की बात को इंडोर्स करूंगा कि काम किसी और का है, किसी और की जिम्मेदारी है, जिसका ब्रंट पाकिस्तान और साउथ एशिया इस वक्त उठा रहा है। देखें, मेरा ये बिलीफ है कि हम लोग बहैसियत कौम बहुत ज्यादा ऑप्टिक्स ड्रिवन हो गए हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि जी दरख्त लगाना है तो उसकी फोटो खिंचा दी और दरख्त लगा दिया। हम ऑप्टिक्स हमें बाहर निकलना होगा। हमने ये जो बार बार रिएक्टिवनेस दिखाई हुई है ना, इससे बाहर निकलना होगा और इसमें मीडिया को बड़ा अहम किरदार अदा करना है। बिकॉज शहजाद, अगर आज आप दरख्त लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आप अच्छा, ऑडियो जो है वो शायद फ्रीज हो गया, इनफैक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। हम कोशिश करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब को दोबारा लें और यहीं से गुफ्तगू को आगाज़ करें। अरशीन साहब, हम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप माहिर हैं शहरी मनसूबाबंदी की। आपने देखा कि हालिया बारिशों में जो कराची है उसमें कई जो मेन शारा है, मेन आर्टरीज हैं, वहाँ पे इतना पानी जमा हुआ था कि लोग परेशान हुए, उनका ज़ाती नुकसान हुआ, जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। कितना कंट्रीब्यूशन इसमें क्लाइमेट चेंज का है और किस हद तक हमारी जो मिस गवर्नेंस है उस वजह से ये मसाइल ज़्यादा बढ़ गए? शुक्रिया शहजाद साहब, ये बहुत एक अहम सवाल है। तो ये दोनों डायनामिक्स शामिल हैं इसमें। हमारी अपनी गलतियाँ, आप इनको अगर गलतियाँ कहना चाहते हैं, हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट, जिसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो म्यूनिसिपल गवर्नेंस का है, जिसमें सख्त वीकनेस है एट द अर्बन लेवल अक्रॉस पाकिस्तान। और सिंध में कराची जैसा शहर, पॉपुलेशन 25 मिलियन देयर अबाउट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, कि यहाँ पर म्यूनिसिपल लेवल गवर्नेंस के जो इदारे हैं कि वो इतने वीक हैं और रिसोर्सेज के इतने इशू हैं और वो काम नहीं कर सकते सही तरह। ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। ये पाकिस्तान के पोलिटिकल इकॉनमी के साथ रिलेटेड है और कराची के और सिंध के अपने पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड है। अब कहाँ तक ये क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट का सवाल है, कराची में फ्लड्स सदियों से आ रहे हैं। आई मीन फॉर एज लॉन्ग एज कराची हैज़ बिन अराउंड, अगर आप सिंध आर्काइव्स में जाके रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि फ्लड्स, ये शहर जो था ये हमेशा फ्लड्स रिसीव करता था। तो ऐसी कोई अनयूजुअल बात नहीं है इन हिस्टोरिकल टर्म्स। मगर ये सच है कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अब एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन और उसके जो नज़रिए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है कराची जैसे शहरों में, वो अब हम महसूस कर रहे हैं। अब डाटा भी ये बता रही है कि कुछ ही घंटों में जो रेनफॉल हुआ है कराची में पिछले कुछ दिनों में, दैट फार एक्सीड्स व्हाट कराची हैज़ बीन यूज्ड टू इन प्रीवियस ईयर्स। और ये जो डाटा ये बता रही है कि इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डेल्यूज ये बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें जो कंपाउंडिंग रिस्क्स हैं, एक चीज़ जिसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सट्रीम हीट और अर्बन हीट आइलैंड्स और वो सारी चीज़ें और उस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो लोगों की ज़िंदगियों में क्या है। क्योंकि फ्लड्स की तरफ हम गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन हमें नज़र आती है, मगर एक्सट्रीम हीट की जो डिस्ट्रक्शन है बॉडी और हेल्थ पे, वो तो आपको नज़र ही नहीं आती। उस पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, किडनी डिसफंक्शंस, और आम आदमी पे क्या जोर आ रहा है। एक वो फ्लड से रिकवर करते हैं, फिर एक्सट्रीम हीट का साइकिल शुरू होता है, फिर वो उससे रिकवर नहीं हो सकते। तो म्यूनिसिपल लेवल पे जो हमें तवज्जो देनी है, इट इज़न्ट जस्ट अबाउट अर्बन प्लानिंग सिस्टम्स को अब इस तरह रिवाइज करना है कि उसमें हेल्थ सिस्टम्स और सिस्टमिक रिस्क मिटिगेशन और इन सारी चीज़ों पर जोर देना और कनेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इसेंशियल नाउअडेज। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि मेरे ख्याल से सैलाब बारिश तो हमें फिजिकली नज़र आ जाती है कि उसकी क्या तबाही है, लेकिन गर्मी से जब शिद्दत होती है तो वो शायद हम नहीं उस वक्त देख सकते कि उससे ग्रेजुअली कितनी लोगों की सेहत पे फ़र्क पड़ा है। मुर्तज़ा साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं चाहूँगा वहीं से आप बात का आगाज़ करें। आपने एक बात तो कर दी कि जिम्मेदारी जो है वो अब हम पर आ गई है, लेकिन कसूर जो है वो दूसरों का है। जी, और कसूर दूसरों का मैं इसलिए नहीं कहता कि हम ब्लेम गेम पर चले जाएं, बट मेरे ख्याल में हमें इस पॉइंट को और ज़्यादा अग्रेसिवली, विसिफरसली, प्रोएक्टिवली आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है कि द वर्ल्ड नीड्स टू हेल्प एंड सपोर्ट अस। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी आँख से पाकिस्तान को ओझल कर लें। जो दूसरा एस्पेक्ट हमारा है, हमें उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को हम मिटिगेट कर सकते हैं। और उसमें मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमें खुदारा ये ऑप्टिक्स ड्रिवन पॉलिसी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होके हर कोई बात करता है दरख्त लगाना ज़रूरी है,
हर शख्स को आप देखेंगे वो दरख्त लगाते हुए अपनी तस्वीर लगा देगा, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें अपने करिकुलम में, हमें अपने सोशल डायलॉग में इस चीज़ को एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि शहरी उन दरख्तों को ओन करें, उनको अडॉप्ट करें, क्योंकि दरख्त लग जाता है, उसको लुक आफ्टर कोई नहीं करता, उसको पानी कोई नहीं देता, उसको जो देखभाल करने की ज़रूरत है वो कोई नहीं करता, जो कि एक अबैंडनमेंट समझ लें आप सोसाइटी की है। मैं बार बार ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमें ओनरशिप लेनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो जो खमियाजा है वो हम खुद भुगत रहे हैं, कोई और नहीं भुगतेगा, वी आर फेसिंग इट। तो मैं एम्फसाइज ये करना चाहूँगा कि हमें उस ऑप्टिक्स ड्रिवन और रिएक्टिव पॉलिसी से बाहर निकलना चाहिए। हम सब कहते हैं कि जी प्लास्टिक माहौल के लिए खराब है, लेकिन हम सब के पास वो प्लास्टिक की बॉटल्स मौजूद होती हैं जी, हम सब के हाथ में वो थैलियां मौजूद होती हैं। कराची के हवाले से कहा जाता है कि वो एक प्लानिंग डिजास्टर है और ये सालों साल से है कि हमने इमारतें खड़ी कर दी, नालों पे खड़ी कर दी, अब हम कहते हैं कि उन नालों को एक्सपेंड कैसे करें। ये कितना बड़ा इशू है? और इसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या तजावुजात हैं, गैर कानूनी, नाजायज, वो कितना बड़ा मसला है इस वक्त कराची के लिए? शहजाद, मैं समझता हूँ उसको कराची के पर्सपेक्टिव नहीं, अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें जी, आप इस्लामाबाद तो बिल्कुल नया शहर है, वेल प्लान शहर है, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल भी देख सकते हैं। मुसद्दिक साहब आपको गिलगित बल्तिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का बता रहे थे। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने ओवर द इयर्स चूंकि इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा, नतीजा ये हुआ कि आपने रिवर बेड में आपने वाटरवेज को चोक किया और वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शंस किए, और वो आपने रूरल एरिया में भी किया, वो आपने अर्बन एरिया में भी किया, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए जहाँ जहाँ लेट से तामीरात हो गई हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कराची शहर के अंदर जब 2020 में बारिश हुई थी, पहली बार ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कराची शहर में आपको नजर आया, तो फैसला किया गया कि गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाले को इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे और इसको रीडू करेंगे जी। वो तमाम लोगों को डिस्प्लेस करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं आपको फिगर कोट करना चाहूंगा शहजाद साहब कि उन 3 नालों को रिहेबिलिटेट करने की जो कॉस्ट थी वो 25 बिलियन रुपीस थी। उसके बाद उन लोगों को रिलोकेट करने के लिए जमीन दी गई और उन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें, विच इज अनदर टू 25। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि कराची शहर के सिर्फ 3 नालों पे आपको चीजों को मूव करने, बेहतर बनाने के लिए और लोगों को रिलोकेट 50 अरब रुपए आपको खर्च करना पड़ा। और ये आपने इसलिए कर लिया कि वहां पे गरीब लोग बसते थे, तो सरकार ने अपनी तलवार या अपने डंडा चलाया और आपने कार्रवाई कर ली। लेकिन ये जो वाटरवेज हैं, ये आपको पाकिस्तान भर में ऐसे इलाकों से भी नजर आ रहे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल कैपिटल हैं, आपके फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स बैठे हुए हैं, सनतें वहां पर हैं। इसमें साहब ये अमाउंट ऑब्वियसली केएमसी लेवल पे तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर ये किया जा सकता है। 25 अरब रुपए आप कह रहे हैं, अगर हमने इसको फ्यूचर को मद्देनजर रखना है कि लोगों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो हर बारिश में, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस से जो नुकसान उठा रहे हैं, उससे बेहतर हम उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके इन नुकसान से बच रहे हैं, तो प्रोविंशियल लेवल पे तो ये पॉसिबल है। नहीं, मैं शहजाद आपको बताऊं कि कराची शहर में सिर्फ 3 नाले तो नहीं है ना, कराची शहर में 550 नाले हैं। देयर आर 550 वाटरवेज। तो जब आप इसको करने जाएंगे तो जो फिजिकल इम्पैक्ट है इसका वो इतना मैसिव है, इतना ह्यूज है कि मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तीनों भी साथ आ जाएंगी तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम ऐलान तो कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंशियल लिमिटेशंस होंगी, और दैट इज वेयर द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस नीड्स टू कम फॉरवर्ड कि वो जो क्लाइमेट फंड में कहते हैं कि यार ये चीज करने की जरूरत है, वी नीड दैट एस्पेक्ट टू बी एड्रेस। दुबई तो बिल्कुल नया शहर है जी, न्यूयॉर्क हो गया, ह्यूस्टन हो गया, यूरोपियन मुख्तलिफ शहर देख लें, या हमारे पड़ोस में मुंबई को आप देख लें, जिसका बारिश साल भर होती है, उसका रेन साइकिल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने देखा कि इन तमाम ममालिक को जो कि तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की पजीर नहीं है ये, आपने वहां पे इसके असरात देख लिए। तो मैं ये समझना आसान सोल्यूशन किसी तरक्की पजीर शहर के लिए, चैलेंज मैं चाहूंगा थोड़ा आगे जाके फिर हम आपसे पूछेंगे कि अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कराची के लिए। मैं जरा एक सिर्फ मैं चीज एम्फसाइज करना चाह रहा था। मैडम आई थिंक नौशीन बात कर रही थी
हमारे पास पिछले 90 साल का डेटा है कराची शहर में। कराची शहर में पिछले 90 साल के डेटा में अगस्त के महीने में इतनी बारिश कराची शहर में नहीं हुई। हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली अगर आप देखते थे तो मॉनसून सीजन कराची शहर में जून जुलाई में होता था, एंड दैट यूज्ड टू बी इट, एंड अगस्त यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ ए ड्राई मंथ, और आपकी एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 4 से 5 मिलीमीटर बारिश होती थी। लेकिन अब की बार उन 3 रोज में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। सही है मेहर साहब, ऑब्वियसली आप आबाई वसाइल के एक्सपर्ट हैं। अब मैं इस प्रोग्राम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ भी रहा था, कुछ वीडियोस भी देख रहा था, उसमें किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा जितना पानी अब पाकिस्तान में आ रहा है, वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि 2025 में हम वाटर स्केर्स कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि फीकस जितना पानी चाहिए वो नहीं होगा हमारे पास पीने के लिए फ्रेश वाटर। लेकिन अब सैलाब से, बारिशों से जितना पानी आ रहा है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हम उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारा पानी तो सारा वेस्ट हो जाता है। हम तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इस पानी से बचा कैसे जाए। क्या रियलिस्टिक है ये थॉट? जी, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, और मेरे ख्याल में जो ये हर साल फ्लड सीज़न के अंदर इस किस्म की सिचुएशन जैसे कि हमने 2022 में भी देखी, और अब हम दोबारा जो है वो हमें उसका सामना है, तो वो हमें इस चीज़ को बार बार जो है वो याद दहानी करा रही है कि कहीं कुछ ऐसा करने वाला है जो हम नहीं कर रहे। और वो सादा लफ्ज़ों में ये है कि जब हम माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो ये नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोज़ या वाटर का जो पैटर्न है, उसको जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो ज़्यादा इरेटिक हो रहा है, और यानी वो वाले इवेंट्स जो कि पहले कभी शाज़ो नादिर हुआ करते थे, वो अब काफ़ी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है तो वो होते चले आ रहे हैं। तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने जो है वो कंट्री के अंदर पानी को रेगुलेट करने की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जिस टाइम के ऊपर हमारे पास जो है वो अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड मैनर में एक ह्यूज क्वांटम ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाए, तो उसका हम ज़ख़ीरा कर सकें, और उस पानी को बजाय इसके कि वो पानी हमारे लिए नुकसान का बायस हो, तो हम उस पानी को कंट्रोल कर सकें। अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए एक स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूं, तो ये इस साल फ्लड सीज़न के अंदर जो हमारा बहिरा अरब के अंदर पानी का जो अखराज है वो कोई तकरीबन 10 से 11 मिलियन एकड़ फिट के करीब है। और इस वक्त हमारे जो 2 यानी ये बड़े रिजर्वायर्स हैं जी, वो इस वक्त अपनी तकरीबन कैपेसिटी के ऊपर फिल हो चुके हैं। तरबेला इज़ वन ऑफ देम। जी हाँ सर, तरबेला और मंगला रिजर्वायर्स, और तरबेला तो तकरीबन 100% फिल हो चुका है, और मंगला भी कोई अराउंड 80% के करीब फिल हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास आज ये कैपेसिटी होती पाकिस्तान के पास पानी को ज़ख़ीरा करने की, तो यही पानी ना सिर्फ नीचे जाके नुकसान का बायस न बनता, बल्कि आने वाले रबी के सीज़न में जो कि विंटर क्रॉप का सीज़न है, ये पानी हमारे पास अवेलेबल होता, जिसको हमने पस अंदाज करके रखा होता, और हम इसे अपनी फसलात को उगाते। जो हमारा ज़ेर काश्त रकबा है उसमें पानी की कमी का जो कि अपना वो शिकार हो जाता है, तो वो भी हम पानी की कमी से बच जाते। मैं एक और पॉइंट की तरफ जो है वो आपकी ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक अगर हम पीछे देखें अपनी हिस्ट्री में, तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक जो है वो ऑर्डिनरीली जो है एक किस्म की जहानत दी हुई है कि जिस किस्म की क्राइसिस या बहरान का वो शिकार होता है, तो वो अपने आप को बचाव के लिए उसके डिफरेंट तरीक़ाकार निकालता है। अगर आपको पिछले 100 से 150 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो हमारे दरियाओं के अंदर काफ़ी फ्लड्स आया करते थे, जो कि माहौलियाती तब्दीली के टाइम से पहले की अगर हम उसको कर लें, तो दरियाओं के फ्लड्स को हैंडल करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से लेके ऑनवर्ड्स पाकिस्तान बनने के बाद भी हमने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर लिया। यानी दरिया के सैलाब को दरिया से बाहर जाने फ्लड्स आ रहे हैं वो नॉन रिवराइन फ्लड्स। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ आपके साथ जो है वो अभी की ये आज दोपहर 12 बजे का अगर मैं डाटा आपसे शेयर करूँ, तो हमारे पास इस वक्त दरियाए सिंध में जो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पास हो रहा है वो इस वक्त सूबा सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पे है, जो कि बेसिकली हाई फ्लड कैटेगरी के अंदर है, और 5,47,000 क्यूसेक पानी वहाँ पहुँच रहा है, और 5,11,000 क्यूसेक के करीब वहाँ से पानी का अखराज हो रहा है। यानी 5 लाख क्यूसेक के बहुत बड़े पानी के रेले के गुजरने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू बैराज भी इंटैक्ट है, और गुड्डू बैराज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर रिवर इंडस के जो फ्लड बंद्स हैं वो भी पूरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और वहाँ से जो है वो सैलाब बाहर नहीं जा रहा। अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके पिछले 25-30 साल या कुछ तकरीबन 50 साल का पीरियड लेते हैं, जिसके अंदर ये ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना आया है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कुछ कंट्रीज़ ने किस तरीके से रोल प्ले किया, कुछ ने नहीं किया, हमारे पास इंटरनल भी चैलेंजेस थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अब अगेन वही कोर्स हमें अडॉप्ट करना है कि जो एक जो ऑर्डिनरी कोर्स है
मैनकाइंड की हिस्ट्री में कि आपको जिस किस्म की क्राइसिस होती हैं आप वैसा ही रिस्पॉन्स कन्फिगर करते हैं। तो आज की क्या क्राइसिस हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से आपके पास अनप्रिडिक्टेबल मैनर में रेनफॉल्स हो रही हैं, ड्राउट्स आ रही हैं। तो आपने उनसे बचने के लिए क्या करना है? एक होलसम जर्नी है जो आपने करनी है। ये कभी ओवरनाइट फिक्स नहीं होगी। हम सारे लोग वाइज हैं, जितने भी लोगों की यहाँ पे बातचीत होगी वो सारे लोग इस बात को समझते हैं। करने की क्या ज़रूरत है कि एक जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में ये इस इशू से जो है वो हमें अपने आप को नबर्द आज़मा करना है। और उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटरशेड्स में हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकते हुए फॉरेस्टेशन करनी है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से बचाने के लिए एक तो ये है कि हम पूरी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर सकते हैं ताकि उनके अंदर अगर कोई जो है वो ग्लोफ का इवेंट होना है तो हम पहले से आगाह हों। और मतलब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, रोक नहीं सकते ना, जी हाँ, क्योंकि कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को 2018 में एक रिसर्च थी कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाकिस्तान के 35% ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। अगर 2 डिग्री तक जाएगा ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तकरीबन 60-65% हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। हाउ डू वी स्टॉप दैट? जी, ये अब देखें ना, ये जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स का जान लेना काफ़ी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे लिए एक मशअल राह है कि हमने गोइंग फॉरवर्ड अपने लिए क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि ये जो कुछ सिचुएशन अराइज कर गई है वो उससे बचने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये सारी गुफ्तगू हुई है। हमें इसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग की ज़रूरत है और हमें अपने जहाँ तक हमारा कंट्रोल है उस सिस्टम के अंदर हमें जो है वो रेजिलियंस ऐड करने की ज़रूरत है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर लैंड यूज़ है, लैंड यूज़ को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कहाँ पे जो है वो हाई रिस्क जोन्स हैं, कहाँ मीडियम रिस्क जोन्स हैं फ्लडिंग के हवाले से, कहाँ लो रिस्क जोन्स हैं। हाई रिस्क जोन्स के अंदर हमें स्क्रूपलसली इस चीज़ को गार्ड करना होगा कि उस जगह पे किसी किस्म की परमानेंट इनहेबिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो लो रिस्क जोन्स हैं वहाँ पे आप इस किस्म के काम कर सकते हैं। ये लॉ इन्फोर्समेंट का भी मैटर है, ये पॉलिटिकल विल का भी मैटर है, ये लोगों की अवेयरनेस का भी मैटर है। इसके अंदर जहाँ तक साइंटिफिक मैं अगर आपसे शेयर करूँ बेसिस की बात है तो साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमारे कंट्री के अंदर भी ऐसी बात नहीं है कि हम कोई मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट नहीं है तो हमें इसकी जो है वो एक्सटेंट्स का पता नहीं है। हमें इसकी एक्सटेंट्स का ये पूरे तरीके से पता है। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि वो स्टेप जो कि हमें लेना है, जो कि हम माजी में लेते रहे हैं, वो अब हमें क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो के अंदर जो स्टेप्स लेने रिक्वायर्ड हैं वो अब हम शुरू करें। और ये जर्नी है, ये इस जर्नी के ऊपर जो है वो अगर हम चलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बहुत जल्द ही काबू पा लेंगे। सही। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अली साहब? मैं ये करना चाह रहा था कि हमारी जो सूरत अब पाकिस्तान की बहुत चेंज हो गई। चंद साल पहले तक हमारे पास जितने फ्लड्स आते थे वो इंडस में आते थे, रिवराइन फ्लड्स होते थे जी। अब जब हम बात कर रहे हैं वो नॉन रिवराइन फ्लड्स की कर रहे हैं, चकवाल हो या बनेर हो या चित्राल तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। और जो रिवर बेस्ड फ्लड है, जो पानी अभी बनने शुरू हुए हैं रिवर्स में, वो अब होने शुरू हुए हैं। दिस इज द सेकंड वेव ऑफ फ्लड्स। अच्छा, अब जो नॉन रिवराइन फ्लड्स आते हैं तो क्या आप डैम जो है चकवाल में बनाएंगे, क्या आप कराची में बनाएंगे, क्या आप चित्राल में बनाएंगे, बनेर में बनाएंगे, स्वाद में बनाएंगे? देखिए ये बहुत डिस्पर्स्ड है। हमारी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी कि फ़लान जगह पे बनाएंगे, ये उसके साथ टैली नहीं करता। थोड़ा सा रियलिटी चेक होना चाहिए। पिछले 30 साल का डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान में रेनफॉल कम हो रही है मगर टोरेंशियल रेंज बन रही है, ठीक है। चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर ज़्यादा बारिश होगी चंद लोकेशंस के ऊपर। कोई 30 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त भी ड्राउट चल रहा होगा, ठीक है। 60-70 के करीब ऐसे हैं जहाँ पे फ्लडिंग हो रही होगी। तो ये पाकिस्तान के डाइवर्स चैलेंजेस हैं। जो मेरे अर्ज़ करने का मतलब है, जैसे मानसून पैटर्न चेंज कर रहा है। अब ज़रा देखिए, गिलगित चित्राल व नॉन मानसून एरियाज, अब अपर इंडस बेसिन में उन रीचेस में मानसून ने पहुंचना शुरू किया है। सही। अब अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट वेव ऑन अ ग्लेशियर्स एंड अ रेन, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोफ। अब बनेर में जाएं तो बनेर जो है सेमी एरिड जोन है, वो मानसून रीजन नहीं था। अब जब मानसून वहाँ पे जाता है तो जो उसका टिपिकल सीजन था बारिश का, तो मार्च में ख़त्म हो जाता था, कम बारिश का। अब हैवी रेंज आ रही है उस वक्त जब नहीं जानी चाहिए थी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ट्रेड ऑफ्स हैं। शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पैटर्न चेंज हो रहा है ना टोटली। शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने एक बनाया NFPP4, वो कुछ 225-30 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है वाटर मैनेजमेंट का। उसमें स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल सोल्यूशन, सही। स्ट्रक्चरल सोल्यूशन में डैम है जिसको प्रॉब्लली $14 बिलियन के पता नहीं क्या कॉस्ट एस्टिमेटेड है इस वक्त। मगर जो फेज़ 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वाटर शेड की मैनेजमेंट थी।
अगर वो हो तो ये जो आपको मड स्लाइड्स, जो बोल्डर्स नीचे आते नज़र आ रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन होती नज़र आ रही है, वो इतनी ना नज़र आए। सो जो टॉप प्रायोरिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो ये है कि फ़ेज़ 1 में जो उसमें दिए हुए हैं नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, पर्टिकुलरली वाटरशेड मैनेजमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करें। वो डैम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जब किसी मुल्क के पास पैसे कम हो जी, मैं ये नहीं कहता कि डैम ना बनाए, जब अगर पैसे कम हो तो अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ती है। की एक तो कॉस्ट भी है, फिर लोगों को वहाँ से मोबिलाइज करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है, सबसे ज़्यादा रिच एरिया है, वो वेस्टलैंड बनता जा रहा है, गिलगित चतराल से लेकर स्वात और बुनेर तक। तो इसके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, दैट इज टॉप प्रायोरिटी कपल्ड विद द गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाली तबाही पर। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तो हम प्रिपेयर्डनेस पे बात कर रहे हैं ना कि क्या अब अनकन्वेंशनल तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को प्रिपेयर करें, लेकिन जो यहाँ पे भी बात हुई, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैन दिस बी रिवर्स्ड? मतलब पाकिस्तान खुद क्या ऐसे इकदाम ले सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सके? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है शायद वो लेस देन 1% है, तो हम उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन क्या फिर हम ऐसे इकदाम उठा सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्टेशन हो या दीगर इकदाम, जिससे हम क्लाइमेट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं अपने लिए? ये पॉसिबल है या नहीं? अब जी शुक्रिया इकबाल साहब। क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो तो हम पिछले काफ़ी सालों से देख ही रहे हैं। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 0.9% है, जो सारे जो शुरका हैं वो समझते हैं और जानते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे अंदाज़े में है कि हम बीइंग अ वाटर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू से कि जो पाकिस्तान में रिसर्च बेस्ड जो फ्यूचर प्रिडिक्शन हमको करनी चाहिए विद दिस सिनारियो विच इज़ हैपनिंग ऑन एंड ऑफ, उसके लिए हमें डाटा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। शाह साहब ने और तौकीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वाटरशेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जो शिकवा है अपने डिपार्टमेंट से कि वो लोग वाटरशेड लेवल पर डाटा कलेक्शन में बहुत पीछे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले उस वाटरशेड का फ़्लो हमारे पास होना चाहिए, वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब डैम बनता है तो वहाँ उन वाटरशेड्स के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो वाटरशेड्स हैं जो साइलेंट हैं, जो और एकदम से उनमें कुछ ना कुछ तबाही हो जाती है, तो अगर वाटरशेड मैनेजमेंट होगी, जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, अदर देन वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन, तो उस जैसे सारी दुनिया में वाटरशेड मैनेजमेंट होती है, डेफिनेटली उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम इस तरह अब जैसे हमारे पास आइडेंटिफाइड हो गए कि इन वाटरशेड्स में इस किस्म की तबाही हुई है, तो फ्यूचर में हमें कम से कम कुछ ऐसी ज़रूरत होगी कि अगर हम इस फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा उन एरियाज़ का जो इस वक्त बड़ी ख़राब हालत में हैं, तो शायद हम उनके लिए फ्यूचर में काम कर सकें। मेरा एरिया है हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग। इस मॉडलिंग में हमें हर वक्त डाटे की ज़रूरत होती है, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ और ख़ुद हम भी इस बारे में बहुत ज़्यादा आपस में जो हम डिस्कशन करते हैं कि हमें अगर डाटा अवेलेबल हो, चाहे वो पीएमडी का हो, चाहे वो वापडा से हो या कहीं से हो, तो चाहे वो फ्लूवियल फ्लड हो या फ्लूवियल फ्लड हो, कि क्या हाउ विल दिस हेल्प, क्या ये करेंगे तो फिर अगर डेटा बेहतर होगा तो उससे क्या कर सकेंगे हम? उससे हम ये करेंगे कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इफ़ एक्स अमाउंट ऑफ रेन हैपन्स इन दिस एरिया, सो इतना फ्लड आ सकता है। ये एक वेरी नॉर्मल थिंग है जो हम इसमें करते हैं अपनी हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में, कि लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे मैंने कराची का ये ड्रेनेज सिस्टम जो गुजर नाला जो मेयर साहब अभी फरमा रहे थे कि हमने इसको इम्प्रूव किया, तो वो मैंने ही डिज़ाइन किया था और वो उसको 100 ईयर रिटर्न पीरियड के ऊपर डिज़ाइन करके किया, तो इस बारिश में भी वो ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर पॉसिबल हैं वो हमने की हैं और वो सारी दुनिया में होती हैं। तो अगर हम डाटा मैनेजमेंट को थोड़ा सा फोकस कर लें
तो और स्पेशली वाटरशेड लेवल पर, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होगा लेकिन लोगों की जान बचाएगा, लोगों की जो वो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बचेंगी, और इस किस्म की जो सिचुएशन जो बार बार क्रिएट होती है उसमें कम से कम कमी आएगी। और इसके अलावा जो एक तो ये हो गया जो फ़्लो की मैंने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आफ्टर मैथ ऑफ इट हमने मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर कितने कॉन्फ्रेंसेस किए हैं जी। हमने इसको जब जो हमने लेसन सीखे, फ़र्ज़ करें 2010 के हिसाब में या 2022 के हिसाब में, हमने उसको मिटिगेट करने के लिए कोई प्रैक्टिसेस नहीं किए। आई वाज टॉकिंग टू प्रोफेसर नौशीन एज वेल कि हम समझ भी रहे हैं कि आगे ख़राबी और आ सकती है, लेकिन क्या हमने उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत बड़े कोई प्लान्स बनाए, कोई कुछ किया? कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन आप लोग सारे लर्नड लोग यहाँ बैठे हैं तो, और स्पेशली मिनिस्टर साहब भी हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अब तो जो हो गया इसको इसी से लेसन लर्न करते हुए हम मिटिगेशन के लिए कोई कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ कर सकें जिसमें मैं आप सब मिलकर कोई एक सोल्यूशन बना सकें कि जो जिस एरिया में हुआ है उसको अगर अवॉइड करना है इन फॉर द नेक्स्ट समर व्हेन इट हैपेंस, गॉड फॉरबिडन, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। सही। मैं तो ये दो तीन सवाल आपके लिए चीज़ें हैं जो मैं, एक तो डाटा मैनेजमेंट, सही है जी, और मिटिगेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक तो मिटिगेशन के हवाले से बताइएगा, दूसरा अभी वजीर आजम साहब जब गए थे जीबी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हमें $188 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने का कहा था 2018 में। $60 मिलियन हमें मिले थे, वो हमने जब 2022 के सैलाब आए उसको बिस्प में हमने डाइवर्ट कर दिया। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से कहा जाता है कि अभी आप लोगों की जान और उनका जो घर बार है वो बचा सकते हैं अगर पहले से आप जो है पता लगा ले कि क्या किस किस्म की तबाही होने वाली है, उस पर क्या हो सकता है। दूसरा, जैसे अभी आपकी हुकूमत का एक प्रोग्राम है 2047 का, उड़ान पाकिस्तान के $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है अगर क्लाइमेट जो है वो इसी तरीके से तबाही फैलाता रहा। तो हमें यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट दिखाने की जरूरत है ना। और हम जब बेसिक चीजें देखते हैं इस मुल्क में कि टैक्स कलेक्शन का मामला हो, रोमन एम्पायर से चलता आ रहा है, लेकिन आज भी हम अपने मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट कायम करके टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने में नाकाम रहे हैं। कल भी जो है लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमें जो है वो जंगलात की कटाई से क्यों रोका जाता है। इसी तरह तजावुजात हो, चाहे वो रिवर बैंक पे हो, अर्बन एरियाज में हो, वो भी होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसको अपनी रेट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और बुनियादी चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। जी, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो एक एक लाइन का तबसरा जो बातें हुई हैं उन पे करके फिर आपकी सवाल के जवाब पे आ जाऊं, अगर इजाजत हो तो। जी, प्लास्टिक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। ये प्लास्टिक बॉटल्स जो आपने हाथ में पकड़ी हैं, या इस्लामाबाद में जो आपने लिफाफों पे, वो जो दुकानों से लिफाफे लेकर जाते हैं जिन पे आपने बैन लगाया है सिंगल यूज, आपको मालूम है कि ये 100% रिसाइक्लेबल है? क्या आपको मालूम है कि वो चीज प्लास्टिक की जो 100% रिसाइकल हो चुकी है, हो सकती है, उसे आपने बैन कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वो क्या चीजें हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकती, जिनका नाम भी नहीं कोई लेता। मैंने तो आज तक नहीं सुना, हर मीटिंग में जाता हूं, कभी नहीं नाम सुना। ये जो हमारे चिप्स के पैकेट हैं या चॉकलेट्स के पैकेट्स हैं या पेरिशेबल गुड्स आपको नजर आती हैं हर पेट्रोल पंप के ऊपर, वो लिफाफों में पड़ी हुई जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं, भाईजान ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं। ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते, कम से कम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े सेठों के हैं, इस वजह से इसका जिक्र कभी कोई नहीं करेगा। ये जो बच्चों के डायपर्स हैं, ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते। लेकिन मैंने आज तक नहीं किसी से सुना कि भाई इनकी भी बात की जाए कि इनको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे सॉर्ट करना है। चिप्स विप्स के पैकेट जो हैं वो तो मेल्ट हो जाते हैं, यानी उनको आग लग जाती है मेल्ट होने से पहले, इस वजह से तकनीकी तौर पे वो सेपरेट ही नहीं हो सकते। लेकिन कोई जिक्र नहीं है। बैन हमने क्या किया? सही है, तो इस हवाले से अवेयरनेस होना भी बड़ा जरूरी है, इल्जाम लेने चाहिए। ठीक है जी, नहीं सुन लीजिए, जो अहम बात है कि बैन हम उस चीज को कर रहे हैं जो 100% रिसाइकल हो सकती है, और जिक्र उसका नहीं कर रहे जो बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो सकती। लेकिन चलें,
ये तो है ही। अभी मैं आपको वो क्या वो गालिब का मिसरा है कि रोऊं जिगर को या पीटूं जिगर को मैं, वो पता नहीं क्या गलत, तो गालिब का शेर नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसको बात को छोड़ते हैं। मगर सुनने में मैंने नहीं आया। अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास $4 लाख हैं। मैं वजीर हूं वफाकी, ये 1-2 हफ्ते में मैं पता नहीं कर सका कि ये $4 लाख किधर गए, खर्च हुए या नहीं हुए, इसकी आउटकम्स क्या थी और इनको कैसे खर्च करना है और इनका प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से क्या ताल्लुक है। और ये अब चल रहा है, पता तो हम कर लेंगे जिस चीज के पीछे पड़ जाएं। शहजाद इकबाल साहब, आपको पता है, खुद ही आके अगर मैं ऐलान कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि पीछे तो मैं पड़ गया हूं। इसी तरह एक $3.5 लाख का प्रोजेक्ट है जो अर्बन प्लानिंग के ऊपर है। जब वो प्रोजेक्ट मैंने देखना शुरू किया तो किसी ने कहा कि इसके लिए हम कंप्यूटर खरीदेंगे, फिर एक कुर्सी खरीदेंगे, फिर एक मेज खरीदेंगे। मैंने कहा यार, पॉलिसी बनाने के लिए कुर्सी और कंप्यूटर की जरूरत है? सारी जिंदगी में ये काम करता आया हूं। तुम्हारे पास $3.5 लाख हैं, तुम मुझे ये बताओ जो 10 करोड़ रुपया बनता है कि वो अर्बन पॉलिसी किधर है? सही। मुझे पॉलिसी चाहिए जिसके लिए पैसे लिए गए हैं, कंप्यूटर या दफ्तर या उसका रेंट नहीं चाहिए। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपको ना प्लास्टिक का हिसाब मिल सके, ना आपको अर्बन प्लानिंग का हिसाब मिल सके, और एक के बाद एक बड़ा कंसल्टेंट जो है वो कभी एक इदारे से, कभी दूसरे इदारे से, कभी तीसरे इदारे से आ रहा हो, मैं कर रहा होता तो फिर लोग परेशान होते। लेकिन जब एक फेडरल मिनिस्टर बैठ के ये बात कर रहा है तो लोग तो फिर मेरे ख्याल से बाल ही नोच लें अपने। नहीं, लोगों को खुश होना चाहिए। लोगों को मैं ये एतमाद दिलाना चाहता हूं। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूं कि दिस शैल एब्सोल्युटली स्टॉप, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। फिर हल के हवाले से बात करेंगे कि इन हालात में हमारे पास हल क्या है, कैसे हम लोगों की जान और माल को महफूज बना सकते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुल्क भर में तबाही हो रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे और खासतौर पे फोकस करेंगे कि जंगलात तो कट चुके हैं, शहर आबाद हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में हम क्या इकदाम उठा सकते हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हो रहे हैं उससे हम बच सकें। मैं चाह रहा हूँ कि सोल्यूशंस की तरफ आए। पहले मुझे इसका बता दीजिएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना आपने इस पे रिसर्च किया और कितना ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और क्या स्टेटस क्या है इसका? 2017 के अंदर हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया था, जो 2000 अभी 4 महीने पहले जब मैं वजीर बना तो उसमें से 300 लगाने थे, 12 लगे हुए थे। 2017 आपको याद है कब था? जी जी, ये 2025 आ गया है। अब जिस वक्त मैंने उसका हिसाब किताब शुरू किया तो उसके बाद से अब 200 लग चुके हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि जहां पे लग रहे हैं वहां पे ना पावर है, ना वहां से ट्रांसमिट हो सकता है सिग्नल। अच्छा, अब हम वहां पे सैटेलाइट के सिग्नल लगा रहे हैं ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम उन बेचारे गरीब लोगों तक आवाज पहुंच सके जो उस तबाही के रास्ते में आते हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर 4 महीने में 200 लग सकते हैं तो 2017 से लेकर 2025 तक 12 कैसे लगे? सही बात है। और आप मुझे बताएं। और डॉक्टर साहब, ये हमें क्या बता सकता है? मिसाल के तौर पर अभी क्लाउड बर्स्ट का नाम हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है ओवर यूज हो रहा है ये वर्ड, कि जहां पे भी किसी ने बचाव करना होता है सरकार ने, वो कहते हैं देखिए क्लाउड बर्स्ट हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये प्रेडिक्शन हो सकती है कि हाँ क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है इसके बाद, तो यहाँ से आप निकल जाएं, या आप अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो बेहतर करें? सर, अगर देखें 100% प्रिडिक्टिव मॉडल्स, अब सैटेलाइट मॉडलिंग भी हो रही है। पुराने जमाने की हमारी जो मॉडलिंग थी उसके दिन चले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है। वेदर जो होता है वैसे केओटिक सिस्टम होता है, इसको प्रिडिक्ट करना, बिलखसूस ये जो क्लाउड आउटबर्स्ट हैं, इनको प्रिडिक्ट करना कदरे मुश्किल है। लेकिन हम लगे हुए हैं, हम एआई की एप्लीकेशंस भी ला रहे हैं। एक बात से मैं आता हूं, डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, मैं आपसे तफसील से बात करना चाहता हूं। जी जी, शहजाद साहब, असल सॉल्यूशन जो है वो है कि आपने क्या जोनिंग की या नहीं की। अगर आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट होने हैं तो क्या आपने, हमारे पास 1 साल है, हमने अपना ड्रेनेज बेहतर किया या नहीं? मैं इसमें आता हूं डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूं कि इसमें मैं आपसे जरा एंड में आपसे सॉल्यूशंस लेता हूं। मैं बाकी मेहमानों से पहले ले लूंगा, आपके पास मैं आखिर में आऊंगा ताकि आप दूसरे लोगों की बात के जवाब भी दे दें। नौशीन साहबा, अब जरा अर्बन एरियाज के हवाले से आप बताएं, क्योंकि आप इसमें महारत रखती हैं, हम कैसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं? 1-2 सॉल्यूशंस बताइएगा। और एक मिसाल भी मैं आप सबके सामने रख देता हूं। हमारी प्लानिंग का ये हाल है कि लाहौर अगर आप शहर ले लें तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसकी।
घर हैं, लोग अपार्टमेंट्स या हाई राइज में रहना पसंद नहीं करते, वो कल्चर ही वहाँ पे नहीं है। तो जो शहर आप 300 किलोमीटर स्क्वायर में उस आबादी को बसा सकते थे, आपने 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक बसाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सड़कें आपको उतनी ज़्यादा चाहिए होंगी, जंगलात आपको उतने ज़्यादा काटने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर लैंड आपकी उतनी ज़्यादा कम होगी, फिर आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फिर आप वहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, गैस की पाइपलाइन बिछाएंगे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ेगा और लोग जो है फिर ऑब्वियसली परेशानी होंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं। तो क्या आप करें? शहर तो शहर बन चुके हैं और हमारे बड़े शहरों में ही आबादी का भी तनाव बढ़ा है और वहीं पे हम कंस्ट्रक्शन भी किए जा रहे हैं। तो क्या 2-3 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास? जी, थैंक यू शहजाद साहब, फैंटास्टिक क्वेश्चन। मगर इसका जवाब देने से पहले मैं जल्दी से ज़रा एक बात करना चाहती हूँ ऑन द ग्लोबल वार्मिंग एस्पेक्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अब तक जो ये पोल्यूशन का जो फिनोमेनॉन है ना, इसने ज़रा एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर्स को थोड़ा रोका हुआ है और इस पर साइंटिफिक तवज्जो अब बढ़ती जा रही है फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया। इंडिया में भी जो शहर हैं पाकिस्तान के हाई पोल्यूशन रेट्स actually are dampening extreme heat temperatures. So once the pollution clears, which is something that we're working very hard towards, I'm actually part of a major pollution network here in Pakistan. Once the pollution clears, these temperatures are going to shoot up even further. This is scientific fact, right? मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं pollution clear करनी चाहिए, मगर इस बात को मैं मद्देनजर रखना चाहती हूँ सामने at the forefront, right? Secondly, on the urban planning question, सबसे पहले तो ये जी कि इट वुड बी रियली गुड टू सी कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स ना इसको बढ़ाएं आगे। पिछले 20-25 सालों से हमारा पूरा अर्बन प्लानिंग एजेंडा, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो लाहौर हो, पाकिस्तान के दूसरे शहरों को, इस पे जो प्रॉफिट मोटिव है, जो अर्बन डेवलपर्स को लिटरली हाथ में उठाकर पकड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इशूज़, चाहे वो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो और सीपा जैसे इदारे हों, जो इस पर लिटरली एक ठप्पा लगाते थे, हाँ जी प्रोजेक्ट को चलाएं, चलता है चलने दे। दिस इज़ अ मेजर इशू। इट इज़ एन इशू of ethics. It is an issue of anti-poor urban planning. This is all now dovetailing with the broader dynamic of climate change impacts. तो अगर हमने अर्बन प्लानिंग को सोशल जस्टिस और क्लाइमेट जस्टिस की तरफ ले जाना है तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को और रियल एस्टेट डेवलपमेंट मॉडल को थोड़ा साइड पर रखना पड़ेगा। चाहे वो इमारतों पे स्पेकुलेशन हो, चाहे वो लैंड पे स्पेकुलेशन हो, द प्रॉफिट मोटिव इज ड्राइविंग एवरीथिंग। इट इज ड्राइविंग अर्बन प्लानिंग एजेंडाज इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो इसकी तरफ आप तवज्जो करें ना, फिर हम बात करेंगे सोल्यूशंस पे। बेसिक सोल्यूशंस आ सकती हैं एंड सोल्यूशंस आर अबाउट डिजाइन। Essentially, the devil is in the detail, and the detail is about design. तो आप फ्लड्स की तरफ जाएं, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन की तरफ, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं एट द अर्बन लेवल। अगर आपने पेवमेंट्स को और इतना सारा कंक्रीट नहीं पौर करना शहर में, एक तो आप कंक्रीट पे कंक्रीट डालते जा रहे हैं, एसफॉल्ट डालते जा रहे हैं, जिससे एक्सट्रीम हीट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो थिंक अबाउट पुटिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ of different kinds of materials that will dampen, that will lessen the impacts of extreme heat. These are actually straightforward solutions. But the point is कि आपके जो real estate developing community है वो इस पे तवज्जो नहीं देना चाहते। नौशीन साहब, मैं चाहूँगा एक दो स्पेसिफिक सवाल। Urban planners like us then have even a chance to talk about solutions. सही। मैं इस पे मुर्तज़ा वहाब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर इमरान साहब, क्योंकि आप महारत रखते हैं और आपने कहा गुज्जर नाला आपने ही डिज़ाइन किया था, अब जो नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो ये नहीं कह सकते कि इलीगल है, लेकिन पहले जब शायद हमने प्लान सही नहीं किया, अर्बन प्लानिंग हमारी ठीक नहीं थी, अब हल क्या है कराची के लिए? अगर हम कहते हैं कि 40 मिलीमीटर से ज़्यादा ये नाले पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर क्या करें हम? थैंक यू जी फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई वाज डेस्परेट टू टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन। देखें जी, जब गुजर नाला डिज़ाइन किया था तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उस हिसाब से हमने 7,500 इलीगल इंक्रोचमेंट वहाँ पर थे, होम्स बने हुए थे। उसमें 3,500 के करीब हमने उस वक्त उसको डिमोलिश किया और एक पैसेज बनाया जो आज तक इंटैक्ट है और पानी जो है इस बारिश में भी वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ और जाता रहा। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है कि मेयर साहब ऑन बोर्ड हैं, इस वक्त यहाँ पर साथ हमारे मौजूद हैं। इनको पिछले साल मैंने अगस्त में एक सोल्यूशन थ्रू आवर वीसी
ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी भेजा था कि हम इंजेक्शन वेल 27 इंजेक्शन वेल ऑन डिफरेंट स्पॉट्स इन कराची वी कैन मैनेज, वी हैव 8 months टू डू दैट। एंड वो जो है जो कन्वर्जिंग वाटर होगा डिफरेंट राउंड अबाउट्स पे, या वो सारी मैंने कराची की मॉडलिंग करके जरा लोगों को 27 स्पॉट्स निकाले थे। और वहाँ पे इंजेक्शन वेल, जी इंजेक्शन वेल ये होता है कि जैसे रेन वाटर आप कहीं पे जमा है, अब वो पानी कहीं जाने के काबिल नहीं है, जो स्लो कन्वर्ट होके वो सारा एक जगह पे जमा हो गया। तो जैसे हम बोर करते हैं, बोर उससे हम पानी निकालते हैं, और इंजेक्शन वेल से हम वही रेन वाटर, सारी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है एंड प्रैक्टिस में है, इंडिया से लेके कहीं पे भी। तो वो पानी वापस ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। तो उससे एक तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन, वो एरिया, वो रोड डिस्ट्रक्शन, ये सब अवॉइड किया जा सकता था। और ये 27 पॉइंट्स उस वक्त मैंने डिज़ाइन करके वो प्रपोज़ल इनको सबमिट किया था, और उसके बाद भी एक दो दफ़ा इनसे बात हुई, लेकिन समहाउ इट इज़ स्टिल इन फाइल्स ओनली एंड इट्स इन लिम्बो। तो एक सलूशन आपने बताया कि 8 महीने के अंदर जवाब दे सकेंगे कि क्या लिमिटेशन है कि वो ये नहीं हो सका अभी तक। तो मैं मुर्तज़ा आपसे अभी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन वापस आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। आपने कहा 8 महीने में 27 इंजेक्शन वेल कराची में मुख्तलिफ मकामात पे आप बना सकते हैं जिससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई हल, रेन वाटर रिजर्वॉयर्स, ये कोई सलूशन है कि हम पानी का इस्तेमाल कर सकें? मेरा ख्याल है कि कराची जैसे सिटी में आपको रिजर्वायर के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए ऑन सरफेस, विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज। सो आई डोंट थिंक सो, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर which can be poured back into the soil rather than using this very expensive land for only storing rainwater. अब मुर्तज़ा साहब स्पेसिफिक सवाल कराची के हवाले से, क्योंकि एक जो आपने कहा कि हमारे पास 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है, ड्रेनेज कैपेसिटी, और उससे ज़्यादा बारिश होगी तो वक्त लेगा पानी जो है नालों में जाने के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये लोग कहते हैं कि फिर अगर हम बारिश में फंस गए, हमारी गाड़ी फंस गई, लाखों रुपए का नुकसान होगा। 2025 में हुआ, शायद 2020 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ, तो फिर क्या सलूशन क्या है? तो आप किस नतीजे पे पहुंचे कि कराची के लिए शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में सलूशंस क्या है? क्या इन ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, या अभी जैसे अभी डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि उन्होंने एक प्रपोजल आपको दिया था कि 8 महीने के अंदर 27 इंजेक्शन वेल आप बना सकते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, वो आपको हेल्प आउट करेगा पानी जहां जहां जमा हो जाता है उसमें। शहजाद, मैं पहले थोड़ा सा वो जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा था डॉक्टर मुसद्दिक से रिगार्डिंग प्रेडिक्शन, मैं आपको बताऊं जो हैरत अंगेज चीज है, 18 अगस्त को मेट डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट थी, वो फोरकास्ट ये कहती थी कि द वेट लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज, जो बारिश की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। अच्छा। और आपने देखा कि 19 अगस्त को समथिंग एल्स हैपेंड। तो मेरा ये पहला बुनियादी सवाल ये है कि जो ये आपने कहा ना कि थ्रेट असेसमेंट या फोरकास्ट, ये कितनी एक्यूरेट हो सकती है, कितनी एक्यूरेट नहीं हो सकती। जो मेरी बेसिक सबमिशन है कि इस वक्त जो आपकी फोरकास्ट का मैकेनिज्म है वो विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, दूसरी चीज जो सोल्यूशन है, आपको इसको दो हिस्सों में बाइफरकेट करने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकते हैं। देखिए, फ्यूचरिस्टिक तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्टर्न कि किसी वाटरवे के ऊपर इंक्रोचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी वाटरवे को कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जो बेपनाह सोसाइटीज पाकिस्तान भर में बन रही है, जिसमें कराची शामिल है, कि आपका जो फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कन्वर्ट होता जा रहा है इनटू हाउसिंग सोसाइटीज, वो चीज़ें नहीं की जाएंगी। मैडम नौशीन बात कर रही थी रिगार्डिंग कि जो कंक्रीट या एसफॉल्ट हर जगह लगता है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि अर्बन प्लानिंग में जहाँ जहाँ आप ये पेवर्स और ग्रीन जोन्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनको हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सस्टेनेबल भी हो और वो पानी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एंड वीव एक्सपीरियंस्ड इट कि जहाँ जहाँ हमने एसफॉल्ट कार्पेटिंग नहीं की थी, हमने वहाँ पर पेवर लगाए थे, वहाँ पर पानी की ड्रेनेज में हमको आसानी हुई। चौथी चीज़ शहजाद, ये जो इंजेक्शन पॉइंट्स की बात की है डॉक्टर साहब ने, ये कुछ इंजेक्शन पॉइंट्स हैं जो कि 2022 में भी कराची शहर में लगाए गए थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें जो बताया गया था वो इम्पैक्ट नहीं आया।
इस साल हमने कराची के 3 या 4 मकामात पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए थे 1-1 लाख गैलन की कैपेसिटी के, और उनको हमने 3 उन जगहों पर बनाया जो कि बिल्कुल ही आपकी नशेबी इलाके थे, ताकि पानी की को हम स्टोर कर सकें। आप यकीन जाने, एक मैंने अपनी बिल्डिंग में बनाया था एम ए जिन्ना रोड पर, 15 मिनट लगे उस 1 लाख गैलन के स्टोरेज टैंक को भरने में, पानी इस तेजी के साथ आया। बट मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोल्यूशन है कि जहाँ जहाँ आपके पास इस वक्त इश्यूज है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, नालों को एक्सपैंड नहीं कर सकते, वहाँ पर इस तरह के आप स्टोरेज टैंक्स बनाएं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। मुर्तज़ा साहब, मुझे बताइए, कन्वर्जन ऑफ फार्म्स और रियल एस्टेट सोसाइटीज़ की नौशीन साहब ने भी बात की। अब इसमें तो गवर्नमेंट को विल दिखाने की जरूरत है ना। ये क्लाइमेट चेंज की बात आज तो नहीं शुरू हुई है, तो सालों साल से हो रही है। तो इसका मतलब चाहे आपकी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीटीआई की हो, उनके लिए क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना अहम इशू नहीं है। और शायद इसीलिए ना तो हम इलेक्शन कैंपेन्स में इसका सुनते हैं, ना ही जो है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें नजर आता है कि किसी को ये फिक्र हो कि फार्म लैंड्स या ग्रीन लैंड्स को आप कन्वर्ट ना करें इनटू रियल एस्टेट सोसाइटीज। ये हकीकत है ना। फिर मैं विद रिस्पेक्ट, देखिए, मैं अभी किसी गवर्नमेंट के मिशन या उसकी इनएबिलिटी को ब्लेम गेम पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और अगर स्टेट आज इस हवाले से आंखें नहीं खोलेगी तो कल हमारे लिए ख़राब हो सकता है। आपने कहा किसी सियासी जमात का इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं था, मैं अगेन विद रिस्पेक्ट आपकी तस्दीक करना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मुहिम में बिलावल साहब ने क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स की बात की थी, क्लाइमेट चेंज की बात की थी, और आप देख सकते हैं कि सिंध भर में हम 21 लाख घर बना रहे हैं। आज भी बिलावल साहब लाड़काना कंबर शदाद कोर्ट में मौजूद थे, और जो घर की पोजीशन लोगों को दी जा रही है वो तमाम चीजें की जा रही है। एक चीज चल रही थी, मैं इसका सवाल भी जवाब भी साथ दे देगा कि ये मैंने सुना है कि 2022 में जो सिंध में सैलाब आया, लोगों को ऑब्वियसली घर तबाह हुए, डिस्प्लेस हुए, क्या ये दुरुस्त है कि उसी जगह वो घर बना के दे दिए दोबारा उनको? देखिए, जो कच्चे का इलाका है या जो रिवर बेड है, वाटरवे है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूंगा। अलग जो ऑल्टरनेट जगह थी जहां पे लोगों के लेट से अपने घर थे और उनकी अपनी जाती मिल्कियत थी, विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द वाटरवे, उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई है कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट घर हो। मैं वो गुज्जर नाले की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मैं उनको बताना चाहूँ, उन्होंने अच्छा हुआ ये बताया कि वहाँ कोई चोकिंग पॉइंट नहीं हो और नाला सही तरीके से चला। देखिए, नाले चोक होते हैं थैलियों के इस्तेमाल से। मैं अगर अभी डॉक्टर मुसद्दिक आएंगे कराची शहर में, उनको लेके चलूंगा, अपने पंपिंग स्टेशंस पर भी लेके जाऊंगा और अपने वाटरवेज पर लेके जाऊंगा। मैं उनको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी ये जो थैलियाँ हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये डाइपर्स हैं, ये इस तरह की बोतलें हैं, ये तमाम की तमाम आपके वाटरवेज को चोक कर रहे हैं, जिसके ऊपर हर साल आपकी हुकूमत को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। सही। मेरा अपना मानना है, आखिरी सवाल मेरा क्विकली मैं आपसे कर लूं मुर्तज़ा साहब, क्योंकि आपकी कुछ बातों से ऐसा लगा हमें कि आप शायद ये समझते हैं कि जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि अगर 6-7 घंटे पानी खड़ा रहता है, उसके बाद आप कहते हैं कि वो पानी चला जाता है, नाला क्लियर होता है, पानी चला जाता है, तो वो नुकसान शायद कराची के अवाम को आगे भी बर्दाश्त करना पड़े, उसमें शायद उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो, उनको परेशानी हो। इज दिस द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव, या जो बातें अभी आपने गिनवाई हैं उस पर आप काम करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि अगले साल या उसके 2 साल बाद बारिश हो तो इतना नुकसान ना हो जितना 2025 में हुआ है? या लोग, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, इसमें लोग आपकी बात से ये मिसाल निकाल रहे थे कि 2 साल पहले पीडीएम हुकूमत थी, उन्होंने कहा एलएनजी 100 मिलियन की हमें पड़ती है एक कार्गो, तो बेहतर है कि वो ना मंगवाएं क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ले। तो आपकी बातों से भी यही तासुर मिला कि यार 2-3 साल में एक दफा मेजर बारिश होती है, थोड़ा नुकसान अवाम बर्दाश्त कर ले, हमारे पास ज्यादा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपकी बात से तासुर निकाला है लोगों ने। नहीं शहजाद, मैं आपको बताऊं, अगर आप 2022 को अभी 2025 से कंपेयर करेंगे, उस लेवल का नुकसान नहीं हो। लोगों को तकलीफ ज़रूर हुई। आपको याद होगा 2020-22 में तो लोगों के शोरूम्स हों, लोगों की दुकानें हों, लोगों के बेसमेंट्स के अंदर इतना पानी चला गया था कि उनको करोड़ों अरबों रुपए का एक्चुअली नुकसान हुआ था। अब की बार लोगों को तकलीफ हुई। मैं गुजारिश आपको ये करना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ जहाँ आपके पास लैंड स्पेस अवेलेबल है वहाँ पर आप नए ड्रेन का निज़ाम डाल सकते हैं। और मैंने आपको कल कोट किया था कि यूसुफ गोड जो कि 2022 में डूब गया था, अब की बार वो नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि नई ड्रेनेज डाली गई। गुलिस्तान जफर
डूब गया था 2020 की बारिशों में, अब की बार नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि वहां पे नई ड्रेनेज डाली गई। जहां पर आपके पास जमीन स्पेस अवेलेबल है, फिजिकल स्पेस अवेलेबल है, आप इस तरह की इंटरवेंशन कर सकते हैं। चले, जो जैसे आपने गाड़ियों का जिक्र किया ना, मैं इस पे सिर्फ एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि देखें, जैसी बारिश होती है ना, हमारे यहाँ एक पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। हम एज गवर्नमेंट बार बार लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बारिश की सिचुएशन में आप अननेसेसरीली मूव ना करें। आप मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्वारियां आती हैं। आप यकीन जाने, मैं कोई इसमें ब्लेम गेम में नहीं जा रहा, बट मेरा ये मानना है कि अगर उस दिन थोड़ा सा लोगों ने उस टाइम पर अगर नहीं निकले होते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन शायद थोड़ी पहले टैकल हो गई होती। बट बाहर कैफ जो सिचुएशन हुई वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए मैं, अगर मुझे मेरी माजरत से लोग खुश होते हैं कि उनको इत्मीनान मिलता है, तो मुझे बहुत शुक्रिया। में भी कोई हर्ज नहीं है। माजरत से ज्यादा मेरे ख्याल से लोग ये चाहेंगे कि अगली बारिश में हमें नजर आए कि कुछ काम हुआ है और कुछ जो है हालात बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना था मुस्तफा साहब, आपने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब, एडवाइजर हैं फॉर फाइनेंस इन खैबर पख्तूनख्वा। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे अगर आप 2-4 मिनट दें, मैं आपकी तरफ आता हूं और तफसील से आपसे बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल थी, क्या सोल्यूशन हैं। लेकिन अगर मेहर साहब आप कुछ हमें सोल्यूशन बताना चाहें। पूरी डिस्कशन आपने सुनी, अर्बन एरियाज़ के हवाले से भी, माउंटेनियस एरियाज़ के हवाले से भी। व्हाट आर 2-3 सोल्यूशंस जिस पे हमें फौरी तौर पे काम करना चाहिए, जिसके रिजल्ट कुछ शॉर्ट टर्म में भी मिले, कुछ आगे जाके भी मिले? देखिए, इसमें एक क्विक सोल्यूशन जो, यानी अगर हम जो है वो हम इसको अगर क्विकली जो है वो रिकाउंट करें, तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमें इसको एक मरबूत अंदाज से इसको प्लान करने की ज़रूरत है और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मरबूत अंदाज में जिस सीक्वेंस में फ्लड का क्राइसिस स्टार्ट होता है, वही सीक्वेंस अगर आप फॉलो करें तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस नौइयत की प्लानिंग की ज़रूरत है। फ्लड आपका स्टार्ट होता है क्लाइमेट से, आपके पास फोरकास्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए जो आपको टू द एक्सटेंट पॉसिबल एक जो है वो रिलायबल फोरकास्ट दे सके कि अगले 24 घंटे से लेके 1 वीक तक का भी अगर ड्यूरेशन आपको मिल जाता है तो आपके पास फोरकास्ट होनी चाहिए, सो दैट यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। उसके बाद ये देखिए कि ये बारिश जो आपने फोरकास्ट की है वो एक्चुअली आपके अपर वाटर शेड्स के अंदर पहले पोर होगी। तो अपर वाटर शेड्स के अंदर अगर पोर हो रही है तो वाटर शेड्स के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस बारिश के नतीजे में बनने वाले सैलाब को जिस हद तक वो उसको जो है वो रोक सकती है वो रोके। और फिर गोइंग फॉरवर्ड अगर आपकी साइमल्टेनियस बारिश आपकी जो है वो अर्बन एरियाज़ में और प्लूवियल फ्लडिंग की शक्ल में हो रही है, तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर जब आपने ये तय करना होता है कि आपको किस नौइयत की सेफ्टी आपको चाहिए, तो 2 कंसिडरेशन सामने होती हैं। एक है आपकी सोशल कंसिडरेशन और एक है कमर्शियल कंसिडरेशन। सम टाइम्स आप कहते हैं कि कमर्शली ये हमें वायबल नहीं है, वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड द सोल्यूशन, बट द कॉस्ट ऑफ द सोल्यूशन विड बी गोइंग सो हाई कि वो उसकी कमर्शियल सेंस नहीं बनती। हम इसका नाला भी बना सकते हैं, नाला बना, जो तबाही होती है बाद में, क्या वो उस कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है? नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो इसका थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस में आप इन दोनों कॉस्ट को बेसिकली इक्वेट करते हैं कि आपकी तबाही की कॉस्ट कितनी है और अगर आप उस तबाही से बचने के लिए कुछ इंटरवेंशंस करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जो तबाही है वो आपकी परपेचुअल होती है और जो उससे बचने की कॉस्ट है वो आपकी वन टाइम कॉस्ट है। तो आपको दोनों को डिफरेंट टाइम स्केल्स को एक ही पॉइंट के ऊपर लेके आपको कंपेयर करना होता है। और इसका एक और भी पर्सपेक्टिव है, वो सोशल होता है। सोशल पर्सपेक्टिव ये है, ह्यूमन एंगल है। हो सकता है कि कुछ जो है वो ऐसी जगह हों आपके जो है वो अर्बन एरियाज़ में जहाँ के लोग आपकी इकोनॉमी के अंदर शायद वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट ना करते हों, लेकिन वहाँ पे बड़ी आबादी जो है वो रहती हो, पहाड़ों पे जैसे भी हमने देखा, जी हाँ, तो वहाँ पे आपको समटाइम्स कमर्शियल एंगल से हट के भी आपको वो इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए इसका आफ्टरमैथ ये कि अब जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उनके अद्वियात, उनके खाने पीने, रिहैबिलिटेशन, तो ये सारी कॉस्ट आप सामने रखें सो दैट यू कैन मेक ए बेटर डिसीजन। अब मैं इसमें आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी आज यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि कुछ ऐसे नाले हैं कराची में जिनके ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नाम लिया गया जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि उनको हम रिलोकेट करेंगे। दुनिया के अंदर जब स्पेशल किस्म के सर्कमस्टांसेस अराइज करते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े बहरान जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता और वो हो जाते हैं, तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करनी पड़ती है। मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल थोड़ी सी हट के देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरे डार्लिंग बेसन में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने को आज से 20 साल पहले वाटर की एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो सोल्ड आउट किए होंगे। लोगों को कहा कि आप लोग पानी के परमिट्स हम जारी करेंगे, आप ले लें, ये आपका राइट होगा। बाय द टाइम उन्होंने वो वाली एंटाइटलमेंट्स सेल की, देन दे रियलाइज्ड कि ये हमने ओवर सेल कर दिया अपने पानी को, इतना पानी अवेलेबल नहीं है जितना हमने सेल कर दिया है। तो फिर उन्होंने वाटर सेक्टर की रिफॉर्म्स करते हुए लोगों से वो एंटाइटलमेंट्स बाय बैक की, वाइल स्पेंडिंग
अराउंड 6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो उन्होंने लोगों को वापस अदा किए और उनसे वो वाली एंटाइटलमेंट्स खरीदी ताकि हम कल को एक जो है वो कैओस से बच सकें, कैओटिक सिचुएशन ना हो। अब कराची के अंदर या यानी फॉर दैट मैटर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर एक स्पेशल किस्म के सर्कमस्टांसेस अराइज कर गए हैं तो फिर हमें एक स्पेशल मैनर में इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जो बातें कभी हम नहीं सोच सकते थे कि यार कभी लोगों को रोका जा सकता है भला कि वो अपना झोंपड़ी ना बनाए किसी जो है वो दरिया के फ्लड प्लेन में, तो जी हाँ अब रोकना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास क्लाइमेट की वजह से एक ऐसी सिचुएशन अराइज करती जा रही है जो कि पहले शायद 100 साल में आती थी एक दफ़ा या 50 बरस में एक दफ़ा आती थी, तो अब वो एवरी अदर ईयर आ रही है। सो देयरफॉर ये तो है हमारा एक वे ऑफ टेकिंग द डिसीजन। मैं एक चीज़ और आपको ऐड करता चलूँ कि जो फोरकास्ट की कैपेबिलिटी है इसमें जो हमारे क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना है ना, क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को फोरकास्ट करना काफ़ी एक चैलेंजिंग काम है। हाउएवर जो हमारे अभी जो है वो मिनिस्टर साहब ने भी बताया और हम भी कोई तकरीबन वापडा और पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के थ्रू ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग के हवाले से स्टेशंस लगा रहे हैं पर वाटर शेड्स में, जिनसे हमें ये पता चलता रहेगा, आगाही मिलेगी कि हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का पेस क्या है। और इसकी एक मिसाल ये अभी एक स्टोरी आई ना गिलगित में, एक चरवाहा था, उसने देख लिया कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, वो गांव की तरफ आ रहे हैं, उसने फ़ोन किया और पूरी गांव को उसने बचा लिया। तो मतलब अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो इस तरीके के, हम मॉनिटरिंग कर रहे हो तो हम लोगों की जानों को कम से कम बचा सकते हैं। शायद घरों को तो नहीं बचा सकते, जानों को बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारी कंट्री के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम ये नहीं है कि बिल्कुल मौजूद नहीं है। हमारे पास रिवर्स के अपर वाटर शेड्स को जो है वो फोरकास्ट करने का सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर हम जो है वो इंडियन जो अपना ये है तो ये कश्मीर पार्ट है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ की रेनफॉल को भी जो है वो रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए हमारे पास रडार है। कि जो दरिया का सैलाब है उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी है, लेकिन जो नॉन रिवराइन सैलाब या फ्लैश फ्लड्स है उसमें मसला होता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और ब्रेक और इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीली पर खसूसी प्रोग्राम। मुज़म्मिल साहब थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। काफ़ी सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपीरियंस से ज़रा बताइएगा कि ये हमें बताया गया कि देखिए बहुत तेज़ी से बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके अलावा जो माउंटेनियस एरियाज थे वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हुई, सैलाब की वजह से बहुत तबाहकारी हुई। अब इसमें लर्निंग क्या है, क्या क्या ऐसी गलतियाँ थी जो की गई थी जिस वजह से अमवात और जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा हुए, और आगे हम क्या करने की ज़रूरत है जिससे क्लाइमेट चेंज तो एक इशू है, चैलेंज है, लेकिन हमारी गवर्नेंस उसको ज़्यादा संगीन ना बनाए, इंक्रोचमेंट के इश्यूज उसको ज़्यादा संगीन ना बनाए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया। असल में ये जब तमाम वाक़या हो जाता है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में अलमिया है कि जब क्रिकेट का सीज़न शुरू होता है तो हम सारे जो हैं कमेंटेटर बन जाते हैं, जब कोई जुडिशरी में केस बड़ा लगा होता है तो हम सारे जज बन जाते हैं। तो वही सिलसिला अभी भी चल रहा था और मैं ये देख रहा था कि ये जब आफत आई तो इसमें जो है तमाम का तमाम जिसे कहते हैं मलबा ऐसे डाला गया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने या वहाँ पे क्राइम हो गया बहुत बड़ा। तो मैं सिर्फ चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा आपसे शहजाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि सब पूरी दुनिया कहती है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी अफेक्टेड है। अब पाकिस्तान अफेक्टेड है, खैबर पख्तूनख्वा पे सवाल उठाया गया कि वहाँ जंगलात कट गए हैं, जंगलात नहीं है वहाँ पे, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये जो है निहायत ही गलत बयानी है। इस वक्त पाकिस्तान का 45% जंगल पूरे पाकिस्तान का वो खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है आज की तारीख में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, ये मैंने डाटा अपने कल फॉरेस्ट सेक्रेटरी से निकलवाया है। इस्लामाबाद में सिर्फ 25,000 हेक्टर जंगल है, पंजाब में 6,51,000 हेक्टर, सिंध में 2,96,000 हेक्टर, बलूचिस्तान में 5,46,000, खैबर पख्तूनख्वा में 16,44,000 हेक्टर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 6,18,000 और जीबी में 3,29,000। इस तनासुब से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 27% है, यानी उसकी जितनी ज़मीन है उसकी 27% कवर है फॉरेस्ट। और उससे पंजाब, गिलगित, सिंध, बलूचिस्तान ये सारे 3-3.5% से भी नीचे है। इसकी वजह से पाकिस्तान पूरे का जो फॉरेस्ट कवर है, जो मेरे हिसाब से फॉर्म 47 वाला है, वो भी जो हम बताते हैं 4-4.5%, पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर 2.5-3% से ज़्यादा नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि आप ये ज़रूर सवाल करेंगे कि भाई जब जंगल है तो काटने का किसने बोला है। ये भी एक गलत फहमी है
पाकिस्तान में चंद एक एजेंसीज हैं, एक ग्लोबल फॉरेस्ट एजेंसी है, एक जो स्पार्को जो कराची में बैठी हुई है, एक MOCC है। तीनों के हिसाब से जो है KP में जो है पिछले 25 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में फॉरेस्ट कवर सिर्फ KP में इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है। ये एक अलग बात है, बिल्कुल ठीक होगी आप सारों की बात कि तजावुजात बीच में बनी, कहीं पे इमारतें बनी। अगर कहीं पे फॉरेस्ट, कहीं पे अगर इमारतें हैं, कहीं पे कोई तामीरात हुई हैं, तो उससे ज़्यादा रिप्लेसमेंट है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री प्लस प्रोग्राम भी वहीं चल रहा है, और 10 बिलियन ट्री जो फेडरल का प्रोजेक्ट है वो भी खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक, वो भी जो है यहीं पे चल रहा है। बाकी सीखने को बहुत कुछ है। इस दफा वैसे मैं फॉरेस्टेशन के हवाले से जो नंबर्स मैंने अभी शुरू में बताए भी कि ओवरऑल पाकिस्तान के हैं, मैं बता रहा हूँ कि 18% फॉरेस्ट एरिया हमारा कम हुआ है। आप बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेस्ट एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो हिस्टोरिकली भी ज़्यादा था। हमने ये देखना है कि क्या जितना हिस्टोरिकली था उसमें कमी आई है या उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा, चित्राल जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज के हवाले से तकरीबन 37,000 हेक्टेयर्स वहाँ पे कम हुआ है। ये रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की। ये मेरे पास भी ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नंबर है, ये आपके सामने मैंने ये 4 फॉरेस्ट के हमारे पास डाटा है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, स्पार्को, MOCC, सारों के हिसाब से किसी भी साल में इंडिविजुअली ये पिछले 25 सालों में फॉरेस्ट कवर जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इंक्रीज हुआ है। अब आपकी बात ठीक हो सकती है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट F7 का कट गया, लेकिन F6, F8, F5 में अगर ज्यादा दरख्त लग गए तो नेट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैं कल इत्तेफाक से जो है नथिया गली में था एक कॉन्फ्रेंस में, वजीर आजम साहब ने बोल दिया कि जी गलियात में दरख्त कट गए। गलियात में तो नेट इंक्रीज हुआ है, वो जो एक बाजार वाला रोड है उसको छोड़ के वहां पे तो दरख्त काटना जो है, आप जाए होटल्स वालों के साथ कितनी वो मसले हैं। तो ये, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, अब सवाल क्या है, हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है, आया कि सिर्फ हमने फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में लगाना है, पंजाब में लगाना है, नहीं लगाना, सिंध में लगाना है। सिंध में 3 लाख एकड़ भी नहीं है, पंजाब में 6 लाख एकड़। अब इसके बाद एक हैरत की बात सुने आप, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फॉरेस्ट में 5 गुना का फर्क है, और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 2 से 2.5 अरब रुपए है, पंजाब का 21 अरब रुपए बजट है। तो ये 21 अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं, कौन से जंगल लग रहे हैं वहां पे? सही, चले आपका एक आर्गुमेंट ये कि इतनी डिफॉरेस्टेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई है, और आप कह रहे हैं कि डेटा जो है ये बताता है। आप मुझे जरा बताएंगे, देखिए 2 किस्म के चैलेंजेस आए। एक तो जो पहाड़ पे लोग रहते थे, पहाड़ों पे घर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बुनेर वगैरह में कोई दरिया तो नहीं था, वो कहते हैं इतनी तेज़ बारिश हुई, लोगों को पता नहीं था, लोग सोए हुए थे, कोई वार्निंग नहीं थी, और इसके बाद हमने देखा कि जब सैलाबी रैला आया तो उसमें अमवात भी हुई, लोगों के घर भी तबाह हुए, लोग डिस्प्लेस भी हुए। दूसरा, एक हमने सवात के टाइप की मिसाल देखी है, जहाँ 2022 में सैलाब आया, जो होटलें थी रिवर वेट्स पे बिल्कुल दरिया के पास, वो दोबारा वहीं पे तामीरात हो गई। फिर इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, हम सबको ख़त्म करेंगे। अब इस पर अमली तौर पर काम हो रहा है, और इसके अलावा क्या चैलेंजेस है, और खासतौर पे जैसे मैंने कहा जो माउंटेनियस एरियाज है वहां पे किस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि देखें सैलाब आने वाला है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बारिश हुई, लैंडस्लाइड होने वाली है, उनकी जान को कैसे बचाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो इंसानी जान को बचाना जो है एक अव्वलीन फर्ज है। देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, सबसे पहले तो ये सैलाब वगैरह के एक सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे NDMA हैं, फिर स्पार्को है, ये तमाम लोगों के हैं। आप मुझे बता दें, जिस दिन बुनेर का वाकया हुआ है, किस इदारे ने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो है 1 घंटे में होगा या 2 घंटे में होगा? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये ओवरऑल अपनी इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान की। दूसरा सवाल ये कि देखें शहजाद, ये जो आपने बात की ना कि लोगों के घर भी बीच में आ जाते हैं और फिर घर जो है टूटते भी हैं, मैं आप यकीन जाने कि खैबर पख्तूनख्वा जो है इट वाज हार्ड हिट बिकॉज ऑफ एक तो लॉ एंड ऑर्डर, वो जो वॉर एंड टेरर चल रही थी। दूसरा एक मसला है, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 27% अगर जंगलात या ट्री कवर है तो वो स्टेट लैंड नहीं है, वो 3 किस्म के लैंड होते हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड जो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो आम लोगों का होता है, ठीक है ना। वो जो है सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट लगा हुआ है वो आम लोगों की अपनी जमीन पे लगा हुआ है। अब वो आम लोगों की अपनी जमीन पर है, वो अपने रोजगार के लिए जितनी भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, हमने अपने नाइट वॉच, फॉरेस्ट गार्ड भी छोड़े हुए, सब कुछ, लेकिन ये काम फिर भी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 काम अंदर यहाँ हो रहे हैं, फॉरेस्टेशन भी हो रही है और रिफॉरेस्टेशन भी, एफॉरेस्टेशन भी हो रही है, रिफॉरेस्टेशन भी हो रही है। अब ये जो है इसमें जो आपने बात बोली कि जो तजावुजात वाली चीजें हैं,
इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ आती है ना, जहाँ पे कोई होटल लगता है तो फिर वहाँ पे लोग और भी घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वी नीड टू सी दैट। और आखिरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने सीखी है एक और, ये जो पानी है ना, ये लैंडस्लाइड होते होते जिधर से गुजरता है, दरियाओं की जगहों से, नालों की जगहों से, वक्त के साथ साथ वहां पे सिल्ट इतनी हो गई है कि जो अगर 20 फुट गहरा होना चाहिए था, 15 फुट, वो जो है बहुत कम गहरा रह गया। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हमने इसमें किस तरीके से डीसिल्टिंग, जैसे आप डैम्स की सुनते होंगे डीसिल्टिंग, इस तरीके से नालों की डीसिल्टिंग, या हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा ये भी एक इशू है। लेकिन आखिरी चीज में कराची के कॉन्टेक्स्ट से भी आपको बात बता दूं, ये जो बात हो रही थी, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 7 शहरों में जो है हम जो है डेवलपमेंट पार्टनर के थ्रू सिटीजन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पूरा सीवरेज, पानी और वाटर को चेंज कर रहे हैं सिस्टम को। हमने लोन लिया हुआ उस पर, और अच्छा खासा अरबों रुपए में, मेरे ख्याल से 150 या 125 अरब रुपए लोन लिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो शायद जिसकी रिकवरी लोग टैक्सेस में ना दें। आई थिंक कि ये जो है कराची के लिए भी, इनको पूरे कराची को नहीं, एरिया वाइज जो मेजर आर्टरीज हैं जहाँ पे पानी चौक होता है, वहां पे इनको ये करना पड़ेगा, चाहे लोन लेके करें चाहे ये करें। इन्होंने एक बहुत बड़ा लोन लिया है, ये जो 2022 के सैलाब में लोगों के घर बनाने के लिए अरबों रुपए, यहाँ पे भी इसको करना पड़ेगा, इंतजार ना करें। मुर्तज़ा साहब होते तो हम उनसे इसका रिस्पांस ले लेते, लेकिन इस वक्त जो हमें माहिर साहिबजादा खान साहब ने ज्वाइन बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी एक तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं 2017 में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगना था उसमें 300 रडार सिस्टम्स लगने थे, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ महीने पहले तक सिर्फ 12 लगे थे और फिर बाद में लगे 200, लेकिन ऑब्वियसली उनकी कनेक्टिविटी का भी मसला है इस वक्त। तो क्या सूरत हाल है, जरा बताइएगा कि सैटेलाइट के जरिए, रडार्स के जरिए हम कितना बेहतर तरीके से मौसम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए ये सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का था, हमारी सिर्फ इसमें टेक्निकल सपोर्ट थी, यानी हमारे बंदे जो हैं वो वहाँ पे जाके जो सिस्टम था लगाते रहे, कनेक्टिविटी थी उसकी सपोर्ट देनी थी सैटेलाइट से, वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या यूएनडीपी ने देनी थी। हम तो करते रहे, जितने कुछ कर सके हैं वो किया है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो ग्राउंड स्टेशन मौजूद हैं, जो वहाँ पे नेटवर्क हमारा अपना जो रियल टाइम डाटा हमें देता है, जहाँ पे हमारी मैन पावर मौजूद है, हम तो उनका डाटा भी ले रहे हैं ना, उनके थ्रू हमें जो है वो भी सपोर्ट मिल रही होती है। जरूरी नहीं कि हम ये सैटेलाइट के थ्रू ही करते, सैटेलाइट के थ्रू भी होता है, हमें डाटा मिलता है, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे ग्राउंड स्टेशन जो रियलिटी बयान कर रहे थे, हम तो उस पर भी कहे हैं कि जनाब वो अगर दे रहे हैं डाटा और हम इस तरह की असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये कोई माइक्रो फिनोमेना नहीं है कि एक जगह कहो और हम कहें कि जी ये इस जगह क्या गया। ये तो पूरे आपके जहाँ पे ग्लेशियर मौजूद है वहां का फिनोमेना सही है। जब इतने पूरे एरियाज में हमारे टेम्परेचर इस तरह के ज्यादा आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमें मुस्तकबिल। चलिए बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का साहिबजाद साहब। अली साहब मुझे अगर आप 1 2 3 क्विकली बता दें कि क्या आप सॉल्यूशंस क्या है, क्या करने की जरूरत है? देखिए जो मेरा तजर्बा, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और लोकल सतह पर हम लेके जाएं सारी चीज़ों को। मेरा तजर्बा ये कहता है कि कोई चीज़ कामयाब नहीं होती, मलिक साहब होपफुली विल बेयर मी आउट विद दिस, जब तक वो गवर्नमेंट के बाकी मेन प्रोग्रामों के साथ अलाइन ना हो, इंटीग्रेट ना करें उसको। इस वक्त जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुरू हुआ है वो NFC अवार्ड का शुरू हुआ है। हमारी जो कुछ भी रिकमेंडेशंस हो अगर उसके साथ अलाइन हो तो वो कम से कम 5, अगर पिछले को बेस बनाया जाए तो 15 साल तो चलेगा ना। सही। तो अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ है जो इस वक्त हमारा गवर्नेंस का क्राइसिस है, इस वक्त हमारे पास नेशनल लेवल की रेजिलिएंट डेवलपमेंट की गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा, वो फ्रेमवर्क बनाना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मलिक साहब की मिनिस्ट्री उसके ऊपर लीड ले सकती है, बहुत जल्दी से उसकी जो है फ्रेमवर्क बना सकती है, हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, वो बनाए ताकि NFC अवार्ड में जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अगर प्रोविंसेस अपनी गाइडलाइंस बना जाते हैं तो NFC अवार्ड में एलोकेशन के चांसेस बन जाते हैं। ये 2 स्टेप्स हो गए, ये गवर्नेंस के साथ डील करते हैं। अब आज ये एक्शन क्या है, एक्शन के 2 बेसिकली कह रहे हैं कि NFC के जो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, चाहे पॉपुलेशन है, पॉवर्टी, उसमें क्लाइमेट को इंक्लूड करें। उसमें फीड होगा तो लोकल गवर्नमेंट के लिए पैसे जा सकेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं जा सकेंगे। अब आगे कैसे चलना वो बहुत मेरे जहन में बड़ी क्लियर है। 2 ट्रैक स्ट्रेटजी है। एक ये है कि बिटवीन नाउ एंड 2050 250 मिलियन न्यू पाकिस्तानीज विल बी बॉर्न। अब वो कहाँ उनके घर होंगे? नालों में। अनलेस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट अपनी लैंड यूज़ प्लानिंग करे और ऐसे एरियाज़ को डेजिग्नेट करे
जहाँ पे हाउसिंग हो सकती हो, ह्यूमन सेटलमेंट्स बन सकती हो, और ये इन एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स डिप्टी कमिश्नर ये काम इनिशिएट कर सकते हैं, 2-4 महीनों में कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हो कि हैंड्स फोर्थ हम ये कहते हैं कि नई कंस्ट्रक्शन लो लाइंग एरियाज़ में नहीं होगी। अब बात है लो लाइंग एरियाज़ में, लो लाइंग एरियाज़ में आपको 2-3 चीज़ें करने की हैं। एक तो हमने सुना कि चलो जी गरीब गुरबा को तो हम डंडे वंडे के साथ मूव कर लेते हैं, कमर्शियल्स को हमें करना पड़ता है रिवर बैंक्स में से। अर्बन एरियाज़ में शाह साहब ने कहा कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है, एक तो हमें साथ साथ सोचना चाहिए नए पाकिस्तानियों को क्या सोचना है। प्लीज़ यकीन कीजिए कि 2050 में दिल बी 200 मैं वही सोच रहा हूँ क्लाइमेट तो एक इशू है, लेकिन जो खतरे की घंटी आपने हमें याद दिलाई है पॉपुलेशन मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। इतनी आबादी और हो जाएगी, 200 मिलियन लोग पाकिस्तान में 2050 में बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे। दिस विल बी मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब टुडे। और अगर हुकूमत की स्टेट की विल नहीं हुई और वही कंस्ट्रक्शन दोबारा उन नालों पे या फिर नाजायज कंस्ट्रक्शन दूसरी जगहों पे भी होता रहा तो कोई हल नहीं है। आपको पता है नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? गरीब गुरबा का। तो अनलेस वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देम विद न्यू लैंड प्लान जोनिंग वी कैन नॉट डू। सही है। मुसद्दिक साहब, लास्ट कपल ऑफ मिनट्स प्लीज अगर आप बता दें क्विकली कि 2-3 क्या सॉल्यूशंस हैं बतौर एक फेडरल मिनिस्टर। और ऑब्वियसली ये आइसोलेशन में बात नहीं हो सकती, बड़ी अच्छी बात की अली साहब ने अभी कि हमें तो एनएफसी लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम डाल रहे हैं सूबों पे तो उसके लिए फंड्स की एलोकेशन भी जरूरी होगी। देखिए 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक वो मुर्तज़ा वहाब साहब चले गए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी ऑप्टिक्स की। आपको तो पूरा एक प्रोग्राम करना चाहिए ऑप्टिक्स पे, ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरह के ऑप्टिक्स जो हैं। सॉरी मैंने कहा फिर जापान से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा। ये आपको किसी ना किसी दिन सच्चाई से पर्दा उठाना पड़ेगा। ये आपका भी काम है और हमारा भी काम है। और इन ऑप्टिक्स के पीछे छुपना जो है वो मैं समझता हूँ एक क्राइम है। और सच्चाई को सामने लाएंगे तो फिर ही कुछ तसीह शुरू होगी। अगर सच्चाई को छुपाते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहेंगे मामलात, तो फिर ये मामले आगे नहीं जाएंगे। तो ये ऑप्टिक्स वाला जो एक कल्चर है मौसमियाती तब्दीली के अंदर, इसको रोकना ही पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं आगे चल सकता। दूसरी बात ये है कि देखें, पानी पूरी दुनिया के अंदर वाटर मॉडलिंग होती है और अब तो माशाल्लाह टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि आप जितनी मर्जी अर्बन डेंसिटी को एस्यूम कर लें, आप वाटर फ्लो को मॉडल कर सकते हैं। तो अर्बन डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग नहीं कर सकते या वाटर मॉडलिंग नहीं कर सकते। जैसे आप ट्रैफिक मॉडलिंग करते हैं, जैसे आप सीवर मॉडलिंग करते हैं, जैसे आप वाटर एक्सेस मॉडलिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी होगी। दूसरी जो इसके नतीजे में चीज़ सामने आती है वो जोनिंग है। आप जब तक जोनिंग नहीं करेंगे, आप बेशक वो एक प्रोफेसर था ना, वो लिख रहा था तो उसके हाथ से चौक गिर गया तो उसने कहा डैम ग्रेविटी। उसके बाद ही बेंट डाउन एंड ही पिक द चौक अप और उसने अपनी क्लास की तरफ देखा और उसने कहा बट यू नो व्हाट, ग्रेविटी डजंट केयर। अगर आपको पिछली साल बताया गया, मैंने खुद आप ही के टेलीविजन चैनल के एक प्रोग्राम में अभी कुछ महीने पहले कहा कि इस दफा 20-30% ज्यादा इंटेंस मॉनसून होगी, 2 से 3 साइकिल ज्यादा होंगे। अभी हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि अगले साल मॉनसून की आमद जो है वो 2 हफ्ते पहले होगी। इट वुड लास्ट लॉन्गर, इट वुड बी मोर इंटेंस। तो भाई जो ड्रेनेज के और जो प्लानिंग का काम करना है, पूरा साल पड़ा है तो कर लेना। सही है। ये जरूरी है कि जाके जून के अंदर ही इसकी प्लानिंग शुरू की जाए। वाटर शेड बनाना जो है वो बड़ा अहम है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि माउंटेन्स में फ्लैश फ्लड्स आएंगे तो अपना रास्ता बनाएंगे, तो उसके लिए वाटरशेड प्लानिंग जरूरी है। जंगलात के अंदर मेरे भाई मुजम्मिल साहब हैं, उनकी बात तो नहीं मैं करता, लेकिन अगर आप 10 बिलियन ट्री वाला मेरे से पूछें जो वफाकी हुकूमत का काम है, तो मैं आपको भी नंबर्स दे देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन छोड़ें उस बात को, उसके लिए आपको पूरा एक प्रोग्राम चाहिए होगा। और हमारे तो महकमे वाले बता रहे हैं कि जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं और आप शहजाद इकबाल साहब कह रहे हैं कि जंगल घटते चले जा रहे हैं। अब दोनों में एक ही बात सही हो सकती है, ये जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं, जंगल घटते चले जा रहे हैं। चले जी, मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं, मैं इसी वजह से ऑप्टिक्स का हमने जिक्र किया। नहीं, मैंने आपको सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आखिरी सोल्यूशन। देखें, बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेजर्वायर, हमें डैम्स तो बनाने चाहिए पानी को रेगुलेट करने के लिए। और ये बात तो मेरे ये उस्ताद हैं शाह साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं ने मुझे सिखाई है
कि सिर्फ वाटर स्टोरेज का मामला नहीं होता, पानी को रेगुलेट करने का मामला होता है। यानी जब आपने 2 दफा फसलें उगानी है, अगर उस वक्त वो पानी ना हो तो आप पानी जितना मर्जी बहता रहे उसको क्या करेंगे? तो पानी स्टोर करने का मतलब सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, उसको रेगुलेट करके जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त फराहम करना है। और पूरा साल अपने एक्वाफ अपने बचाने के लिए जो आपके वेटलैंड्स हैं, कितना पानी फ्लो होना चाहिए, उनको भी एक तसलसल से फ्लो करने का तरीकाकार डैम्स के जरिए आता है। मगर डैम से ज़्यादा बड़ा जो स्टोरेज है, कई गुना बड़ा, कई 100 गुना बड़ा, मैं मेहर अली शाह साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, वो है एक्वाफर। यानी वो नेचुरल अल्लाह मियां ने जो स्टोरेज बना रखा है, जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जिसमें आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उसको दोबारा से रिचार्ज करना जो है, जो अल्लाह की तरफ से डैम बने हुए हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बर्बाद ना करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। तो रिचार्ज का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, वाटरशेड का प्रोग्राम बहुत जरूरी है। खत्म हो गया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और दीगर मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला। और उम्मीद करते हैं कि जो सोल्यूशंस इस प्रोग्राम में डिस्कस हुए हैं, जो अगला मानसून सीजन आएगा उससे पहले इन सोल्यूशंस पे कुछ हद तक अमल दरामद होगा, ताकि जितनी तबाही इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, उस पर हम काबू पा सकें, उससे हम बच सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।